टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप लोग देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। आज जुम्मे का दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज का दिन है इबादत का दिन है, रहमतों बरकतों का दिन है। अल्लाह ताला से दुआएं कीजिए, नमाज़ें पढ़िए और अपनी और अपने मुल्क की खैर मांगिए। दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। अब वक्त आ गया है ख़वातीनों हज़रात के हम अपने ज़ाहिर और बातिन को एक जैसा करें। कहा यह जाता है कि बहुत सारे लोग आपको उकसाते हैं कि अरे भाई तुम में बर्दाश्त है तो तुम बुज़दिल हो। आपकी बर्दाश्त को अगर कोई बुज़दिली का नाम दे रहा है तो वो यकीनन गलत कर रहा है। जिन लोगों में दूसरों की परवाह करने की हिस्स होती है उन लोगों में बर्दाश्त की भी बहुत हिस्स होती है। और जब आप बर्दाश्त करते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो आपका जो बातिन है वो खूबसूरत होता चला जाता है। आपके अंदर टॉलरेंस पैदा होती है, आप लोगों को एक जैसा महसूस करते हैं। आपके अंदर एक हिस्स पैदा होती है कि आप सबको साथ लेके चलें, सबको यकजा समझिए। और ये आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम यही चाहते हैं कि आज जुम्मे का दिन है, एक बाबरकत दिन है। अपने आप को बेहतर कीजिए, अपने अंदर थोड़ा सा ठहराव पैदा कीजिए, बर्दाश्त पैदा कीजिए। अगर किसी की कोई बात आपको बुरी लग रही है तो बर्दाश्त कीजिए। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे सामने कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा होता है, कोई किसी बात पे कोई कहीं तनकीद कर रहा होता है, आप सिर्फ चलते हुए जाते हैं और एक बात सुनते हैं जो आपको नापसंद है। आपके पास एक पूरी स्पीच तैयार होती है और आप वहाँ जाके बोलना शुरू हो जाते हैं, जबकि आपका उस बात से कोई लेना देना भी नहीं होगा। तो ये बर्दाश्त अपने अंदर पैदा कीजिए जहाँ पर आपकी जान को ख़तरा ना हो, क्योंकि आजकल ये वक्त आ गया है कि आपको अपने काम से काम रखना है। और जहाँ पर आपको कोई बात अगर बुरी लग रही हो, कोई ऐसी बात हो जो आपकी मर्ज़ी के या आपके उसूल के ख़िलाफ़ हो, उसको थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए। क्योंकि आजकल के दौर में आप किसी से एक तनाज़ा पाल नहीं सकते। आपको हर किसी के साथ मिलजुल के टॉलरेंस के साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है। और यही चीज़ हमारा मज़हब भी हमें सिखाता है, बर्दाश्त अपने अंदर यकीनन पैदा करो। क्योंकि आपको पता है बर्दाश्त से आपके अंदर और बहुत सारे जज्बे उजागर होते हैं। औरों का ख्याल रखना, औरों की परवाह करना, अपने घर का माहौल इससे बहुत बेहतर होता है। अगर आप में बर्दाश्त नहीं होगी ना अपने काम की जगह पे, तो यही चीज़ आप अपने घर भी लेके जाएंगे। फिर घर में आपके तनाज़ात शुरू होंगे, लड़ाइयाँ शुरू होंगी, छोटी छोटी बातों पे झगड़े होना शुरू होंगे और फिर वो झगड़े एक बड़ी दुश्मनी या बड़ी लड़ाई की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। जब आप में बर्दाश्त होती है तो ये छोटे मोटे जो मसले होते हैं ये हल्के फुल्के गर्म हवा के थपेड़ों की तरह गुजर जाते हैं और ज़िंदगी एक बार फिर से खुशगवार हो जाती है। और आज का शो भी आप लोगों के लिए बड़ा खुशगवार साबित होने वाला है। ख़वातीन और हज़रात, आप लोग जानते हैं आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे के दिन हमारे साथ होंगी उनसा शाह, जो कि आपको बताएंगी कि आने वाला आपका हफ़्ता कितना शानदार रहेगा। डॉक्टर मुफ्ती इमरान कल्याणवी साहब हमारे साथ होंगे, वज़ाइफ की रोशनी में ज़िंदगी को कैसे बेहतर किया जाए आपको वो बताएंगे। डॉक्टर आयशा हुमैरा हमारे साथ होंगी, जो कि आज एक नया कोई जदीद ट्रीटमेंट आया है जो कि एंटी एजिंग है, वो आपको करके दिखाएंगी कि किस तरह आप एज और बड़ा लगने से, बूढ़ा लगने से अपने आप को बचा सकते हैं। उसके साथ साथ होंगी हमारे साथ हमारी शेफ़ मुनीज़ा, जो कि हमारी एक कॉलर हैं, उनका नाम है सलीमा आफ्ताब। सलीमा आफ्ताब उनका नाम है, इनका ताल्लुक़ है कराची से और इन्होंने हमसे फरमाइश की है कि इन्होंने शेफ़ मुनीज़ा से फरमाइश की है कि कीमा भरे हुए करेले हमें बनाना सिखाइए। तो आज की कीमा भरे हुए करेले हम आपको पकाना सिखाएंगे। आज का एक बहुत ही शानदार शो आपका मुंतज़िर है। ख़वातीन और हज़रात, अपना चाय कॉफ़ी नाश्ता तैयार कीजिए, हमारे साथ आज का दिन शुरू कीजिए। और मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि आज भी आप बहुत कुछ अच्छा सीखेंगे, अच्छा सुनेंगे और आज आपकी ज़िंदगी एक और बेहतर पहलू की तरफ जाएगी।
वेलकम बैक खवातीन और हजरात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और आज का हमारा शो हमने डेडिकेट किया है रूना लैला को। अरे वाह, जबरदस्त। एक खूबसूरत आवाज जो कि ढाका से पाकिस्तान आई, फिल्म इंडस्ट्री पे राज किया, निसार बज़मी के साथ बहुत सारा काम किया और बेहतरीन काम उनका सुरैया भोपाली उमराव जान अदा का आज तक याद रखा जाता है। जबरदस्त, क्या बात है, आपकी नॉलेज को सलाम है ना? करे अस्सलाम। ख़वातीन और हज़रात, आज हमारी किचन क्वीन हमारे साथ मौजूद है और शेफ मुनीसा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आप एक वेजिटेबल होती तो आपकी कौन सी वेजिटेबल होती? मैं वेजिटेबल होती तो मैं कौन सी वेजिटेबल होती? आई थिंक टमाटर। टमाटर होती? हाँ। नहीं नहीं, फिर आप होती अच्छा समझ आ जो गया। कि इस बर्तन में मौजूद है, हाँ, जो कि आज पकने वाला है, जो बहुत कि मैं अच्छी देख चुका हूँ, अल्लाह मेरे जो पेट कि में दर्द कहते हो हुए गया। मेरी जबान कांप रही है। अच्छा, वो टांग ही नहीं कांप रही। कांपे नहीं डाल रही। बताएं। देखिए वैसे तो आपकी इस जोक पे हमें बहुत हंसी आई, इतनी हंसी आई कि हमारे पेट में दर्द हो आज गया। हम बना रहे हैं करेले। कीमा करेले बना रहे हैं। कीमा भी है? यस सही बताएं। यस। हाँ, वाह वाह, क्या बात है। खुशी की लहर दौड़ गई हमारे सेट पे, लोग खुशी से पागल हो चुके हैं, एक दूसरे को काटने को दौड़ रहे हैं, लेकिन नहीं, थोड़ा थामुल लगे, हौसला रखे, थोड़ी देर में कीमा करेला तैयार हो जाएगा। जी। अच्छा भाई, रेसिपी पे आ जाते हैं। हमने यहाँ पे जो है वो करेले ले लिए हैं। जैसे कुछ लोगों की जबान कड़वी होती है, अगर नहीं, आपकी जबान कड़वी नहीं है। अपने बारे में अगर आपने शेफ मुनीसा कुछ गलत कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप मेरी बहन है और मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ दिल से, तो आप अपने बारे में कुछ गलत नहीं कहेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। आपके बारे में गलत और बुरा कहने का हक सिर्फ हमें, आप नहीं। चलो। अच्छा, जैसे आपके इर्द गिर्द में कुछ लोग कड़वे भी होते हैं। बात ही कहती नहीं। तो जो है आपको उनकी कड़वाहट कैसे निकालनी है, हमने ऐसे निकालनी है करेले की कड़वाहट को कि हमने करेले को जो है इसका छिलका उतार दिया था, पीलर से पील कर लें आप, उसके बाद अंदर से इसके बीज निकाल लें। उसके बाद मैंने इसको जो है नमक लगा के 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था ऐसे ही। फिर मैंने इसको वॉश कर लिया। ठीक है, वॉश करने से ये होगा कि इसकी जो वो कड़वाहट है वो निकल जाएगी। तो आपके इर्द गिर्द में कुछ लोग ऐसे हो, उनको भी नमक लगा दें, ठीक है, तो जो है उनकी कड़वाहट शायद कम हो जाए। वैसे तो उम्मीद नहीं है कम होने की, लेकिन हो सकता है कि कम हो जाए। सही है। तो जो है हमने यहाँ पे जो है इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे। ये हम जो करेले के अंदर हमें कीमा जो फिल करना है, हम उसके लिए जो है उसकी फिलिंग बना रहे हैं। ठीक है, तो मैं ऑयल के अंदर जो है वो फाइन चॉप, मैंने यहाँ पे तमाम सब्जियाँ ले ली थी, वो मैं आपको बता दूं मैंने क्या क्या लिया है। फाइन चॉप लहसुन लिया है, फाइन चॉप अदरक लिया है, फाइन चॉप हरी मिर्चें ली हैं, फाइन चॉप प्याज ले ली एक, ठीक है, और टमाटर ले लिए। अब मैं जो है इस ऑयल के अंदर जो है वो लहसुन और अदरक जो मैंने बारीक काटा था वो ऐड करेंगे। इसका फ्लेवर आप देखिएगा लहसुन अदरक के पेस्ट से बिल्कुल अलग सा आएगा और अच्छा आएगा। ठीक है, तो थोड़ी सी हरी मिर्चें भी साथ में चली गई हैं, कोई मसला नहीं है, हमें उसमें वैसे भी डालनी है। तो इसको हम थोड़ा सा इतना करेंगे गोल्डन हो जाए और अच्छी सी खुशबू इसमें से निकल के आए। तो उसके बाद हम इसके अंदर हरी मिर्चें भी शामिल करेंगे और प्याज और हमारा कीमा भी शामिल करेंगे। तो असर आपको पसंद है कीमा करेला, ये बताइए। जरूर कीमा तो खैर मुझे नहीं पसंद, कीमा अलबत्ता पसंद है। व्हाट इज कीमा? कीमा आपको पसंद है? हाँ, कीमा। देखें, काफ और काफ आपका हमेशा साफ होना साफ चाहिए। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। करेला कीमा यहाँ तैयार हो रहा है, आप लोग कहीं मत जाएगा। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हजरात, और क्या खूबसूरत गाना काटे ना कटे ये रतिया सैया इंतज़ार में। आज का शो हम डेडिकेट करते हैं रूना लैला साहिबा को, पाकिस्तान की एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ जो कि ढाका से लेट 60s में पाकिस्तान आई। उनका जो सिंगिंग स्टाइल है, कहते हैं वो बड़ा इंस्पायर्ड था अहमद रुश्दी साहब से। बहुत सारे गानों में उन्होंने अपने आवाज़ का जादू जगाया और इंडिया जाके भी उन्होंने काम किया। उनके एक दो गाने इंडिया में भी बड़े मशहूर हुए थे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। आजकल वो बांग्लादेश में होती हैं। हम TV1 और द मॉर्निंग स्टार की टीम आज का शो रूना लैला साहिबा को डेडिकेट करती है। उनका बहुत ही खूबसूरत गाने हैं। अगर आप पाकिस्तानी उमराव जान अदा सुने तो उसमें उन्होंने बेतहाशा खूबसूरत गाने गाए हैं।
माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, इसकी रेसिपी पे आ जाते हैं हम। मैंने आप लोगों के सामने लहसुन अदरक फाइन चॉप इसके अंदर ऐड किया था। उंगली कैसी है आपकी? उंगली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। तो जो है तबीयत कुछ नासाज लग रही है? नहीं, तबीयत भी बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, अगर लोग नासाज करना चाहें उसका पता नहीं है, लेकिन जो है हमने मूड सही है आपका? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है मूड। और कोई सवाल है आपका? टमाटर का क्या करें? कुछ तो होते हैं ना, बात नहीं करने देते। हाँ, कुछ तो कैसे होते हैं आपको बोलने नहीं देते, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। हाँ, ये उनमें से नहीं है। ना, मैं कहाँ हूँ उनमें से? हाँ, तो जो है मैंने यही तो बोला नहीं है। आज हमने इसके अंदर जो है वो ऑयल के अंदर लहसुन डाला, उसको गोल्डन कर लिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाली, उसकी खुशबू आ गई तो हमने इसके अंदर बारीक कटी हुई प्याज शामिल कर दी। जब वो हल्की सी गोल्डन होना स्टार्ट हुई थी तो हमने उसके अंदर कीमा शामिल कर दिया, कीमा। और इसके अंदर मैंने नमक हस्बे जायका, हल्दी 1 टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून के करीब शामिल करिए। आप अपने स्पाइसेस के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी 1 टीस्पून इसलिए शामिल करिए क्योंकि हरी मिर्चें भी हमने इसके अंदर शामिल करी थी स्पाइस के लिए। अच्छा, इस कीमे में जो है, इस कीमे में जो है वो आप जो है सिर्फ यही चंद मसाले जाएंगे और इसके अंदर जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला। जब हमारा कीमा जो है वो डन हो जाएगा तो बिल्कुल लास्ट में हम इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे। फिर उसके बाद इस कीमे को हम करेले के अंदर फिल करेंगे और धागे से लपेट देंगे। लपेटने के बाद उसको हम फ्राई करेंगे। और यहाँ पे जो बाकी बचा हुआ कीमा, बकरी कहाँ से आ गई? कीमा जो होगा बकरी बहुत दूर है। ग्रेवी बनाएंगे। और अगर आपको आपके इर्द गिर्द में, मैंने आपको हमेशा समझाया है, ऐसे बहुत से लोग होते होंगे जो आपको कुछ बोलने ना दें या जो है वो आपको तंग करे या जो है वो कुछ भी करे। आपने अपने कान रखने हैं बंद, कोशिश करा करें अपने साथ जो है वो रुई लेके चला करें। जैसे मैं जो है वो कानों के अंदर रुई डाल लेती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेडफोन्स भी यूज कर सकते हैं मुनीज़ा, थोड़ा सा तो बजट बढ़ाए। हेडफोन्स हैं, आईपॉड्स हैं, एयरपॉड्स हैं, क्या-क्या। लेकिन एयरपॉड्स में आपको गाना या कुछ ना कुछ प्ले करना पड़ेगा ना, तो कान बंद होंगे ना, है ना, तो फायदा नहीं है। फिर पता चला हम रेसिपी बताते बताते मैं गाने जो है वो गाती रहूं यहाँ पे। व्हाई नॉट, आप गाना गा सकती है, अच्छी चीज है। अच्छी म्यूजिक रूह की ग़िज़ा होती है। रूह की ग़िज़ा होती है, लेकिन उसके लिए अच्छी आवाज़ और अच्छा तलफ़ुज़ भी होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। जिसकी कुछ कमी है आप में? हाँ जी बिल्कुल। क्यों? मुझे नहीं लगता। अच्छा, आप कोई गाना सुनाइए। चले। नहीं, मैं गाना सुना नहीं सकता, बता नहीं, गाना तो रूह की ग़िज़ा है, अभी आपने बोला। बता सकते हो? नहीं, आवाज़ थोड़ी सी आती मेरी। अच्छा, ये बड़ा होता है, ये बड़ा होता है जब आप किसी को वैसे गाते रहेंगे, लेकिन जब आप उनको कह दो कि प्लीज कुछ गा दे, कॉन्शियस हो जाते हैं ना, गला खराब हुआ है, आज ही गला खराब हुआ है। नहीं, आप कॉन्शियस हो जाते हैं। और मेरे ख्याल से जब आप किसी का शेर पढ़ते हैं या किसी का आप गाना गाते हैं तो बिल्कुल उसी तरह जैसे आप किसी का एहसान उतार रहे हैं। आप सोचिए, किसी ने इतनी मुश्किल से कॉम्पोजिशन तख्लीक की, किसी ने इतनी मेहनत से रियाज करके वो गाना गाया, आप ऐसे ही गा दें? ऐसे तो आप किसी की इतनी मेहनत की बनी हुई चीज़ को थोड़ी ऐसे उछाल। लेकिन देखिए, आप ऐसे उछालने की बात नहीं है, लेकिन आप उनको कॉम्प्लीमेंट करें ना कि आपको उनका इतनी बुरी आवाज़ में गा के कॉम्प्लीमेंट क्या तौहीन में भी तब्दील हो सकता है। शबनीज़ा, थोड़ा सा होशियार है। अच्छा जी ठीक है भाई, मैं कुछ नहीं बोल रही, बस खुश। अब मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। हाँ, भले वो म्यूजिक बजाते रहे, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, सही है। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं अब एक अल्फाज जब अपने मुंह से निकालूं ना तो मैं एक अल्फाज, हाँ, एक अल्फाज, एक लफ्ज, एक अल्फाज तो जमा है ना ऑलरेडी। एक लफ्ज जो मैं अपने मुंह से निकालूं ना तो जो आपको पता है, मैं हमेशा से, मुझे ये चीज़ ना, मैंने उर्दू आज तक अगर मैं कोई किताब पढ़ता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो उर्दू के अंदर हो, क्योंकि उर्दू का आई थिंक इतनी हमारी एक स्ट्रेंथ है, आपको एहसास नहीं है कि पूरी दुनिया में उर्दू बोलने का लाइसेंस सिर्फ आपके पास है। और हम बिला वजह ये इंटरनेट और फिल्मों की वजह से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि हमें दूसरे मुल्कों की ज़बानें सीखनी चाहिए। क्या आपको आपकी अपनी मादरी ज़बान अच्छी तरह से आती है? क्या आप अपनी ज़बान में शायरी कर सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, कोई तकरीर कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो ये वाकई में कमज़ोरी है। आपको आपकी अपनी ज़बान पे अबूर हासिल होना चाहिए। मैं इतने ज़्यादा पेरेंट्स को देखता हूँ शबनीज़ा, कहीं ना कहीं वो आ रहे जा रहे होते हैं और बच्चों से इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं कि नहीं, बच्चों को इंग्लिश आना ज़रूरी है। जितनी बच्चों को इंग्लिश आना ज़रूरी है उतनी ही अच्छी उर्दू आना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि आपकी जो पहचान है, आपकी जो शिनाख्त है, वो आपकी ज़बान है। बिल्कुल, आप देखें कि चाइना में वो अपनी लैंग्वेज कितनी ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और हम लोग जो है कहते हैं कि यार हमारे बच्चे कम्युनिकेट कैसे करेंगे। भाई उनके बच्चे भी तो कर रहे हैं ना, और वो पूरी दुनिया पे छाए हुए हैं, तो हमारे बच्चे भी कर लेंगे उसी। मुझे लगता है शबनीज़ा, हम लोग पड़ोसी मुल्क से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं। उनके इंटरव्यूज़ देखते हैं, उनके फिल्म स्टार, फिल्म एक्टर्स को देखते हैं कि वो लोग इंग्लिश बोल रहे होते हैं तो
हम लोग भी गलत सलत टूटी फूटी इंग्लिश बोलना शुरू बोलना करते शुरू हैं। कर देते। अच्छा, मेरे ख्याल एक से तो हमें वो इससे- लोग बड़े ही बुरे लगते हैं मुझे। आई एम सॉरी अगर मेरी बात आप लोगों को बुरी लगे तो। आपको इंग्लिश नहीं आती मत बोलें प्लीज़, उसकी टांगे ना तोड़ें और फिर सामने वाले को अपने ऊपर हंसने का मौका ना दें। क्या कॉफ़ी है। सीमा नजम साहब आपका बहुत शुक्रिया ये मग भेजने के लिए, क्या बात है। इस मग में मैं कॉफ़ी पीता हूँ तो मेरी कॉफ़ी का मज़ा दोबारा आता है। दोबाला हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए ये इसका ये जो है बिल्कुल ड्राई हो चुका है और भुन चुका है ये। भुन चुका है। ठीक है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करूँगी। ठीक है, और ये चिकन कीमा है। नहीं ये बीफ का कीमा है। बीफ का कीमा करेला हमेशा जो है वो बीफ में ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा हम इसके अंदर चाट मसाला शामिल कर रहे हैं चटपटा होने के लिए। चटपटा होने के लिए, और पिसा हुआ गरम मसाला मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। और बिल्कुल फ्यू ड्रॉप्स, मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है, फ्यू ड्रॉप्स जो है मैं इसके अंदर लेमन जूस ऐड, फ्यू ड्रॉप्स क्यों, थोड़ा ज़्यादा क्यों नहीं? वो वरना वाटरी हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल हमने इसको ड्राई कर दिया है, बस इसको मिक्स करेंगे। और ये फिलिंग जो है शेफ हमारी, मुनीसा, जब इसको हम करेलों में इसको फिल अप कर लेंगे हाँ। तो क्या उसके ऊपर फिर हम लेमन जूस डाल सकते हैं थोड़ा सा? करेले के ऊपर जी गार्निश करने के लिए। नहीं, उसके अंदर नहीं डालेंगे। जब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे तो उसमें जो है बहुत से लोग इमली भी शामिल करते हैं और बहुत से लोग लेमन जूस भी शामिल करते हैं। तो वो जो इसकी ग्रेवी को बड़ा चटपटा सा, टैंगी सा, अच्छा सा फ्लेवर देता है, उसमें हम लेमन जूस ऐड करेंगे। हम इमली नहीं यूज़ करें, हम लेमन जूस ऐड करें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो है ये इसको हम ठंडा कर लेते हैं। मीनवाइल जो है हम जो है हमारी इसकी कीमा करेले की थोड़ी सी ग्रेवी भी हम तैयार कर लेते हैं। शेफ मुनीसा, वो कौन सी डिश है जो आप बिल्कुल नहीं खाना चाहती? क्या आप अगर किसी दावत में आप गई हो, आपको पता चले वो पका है, आप कहेंगे ओहो यार घर जाके अब ऑर्डर करना पड़ेगा कुछ तो ऐसा होगा जो आप कहती होंगी यही है तो मैं खा ही नहीं सकती? अब बिल्कुल नहीं खा सकती हैं। हाँ बताएं। मैं जो है ना वो जो कलेजी है या मगज़ है, इस तरह की चीज़ें मैं नहीं खाती हूँ। पक्का? हाँ 100%। 100%। अगले हफ्ते हम आपके लिए जो वो होता है ब्रेन मसाला, वो आपको बना तो सकते हैं ब्रेन मसाला। हाँ हाँ बना लूँगी मैं, बनाती सब फिर हम कुछ। वही अब आज से वही डिशें बनेंगी जो शेफ मुनीसा नहीं खाना। देखिए मुझे बनाना जो है ना वो बहुत अच्छा वो आता मुझे है। आइडिया है इसका, बहुत अच्छी तरह से मुझे आइडिया हो चुका है इस बात का। ठीक है, तो मैं बनाती हर चीज़ हूँ उस चीज़ से आप बेफिक्र हैं। ठीक है, अच्छा हम इसको फिल भी कर लेते हैं साथ साथ। अच्छा इसकी कड़वाहट खत्म हो चुकी है? हाँ जी, इसको हमने जो है वो लेमन जूस लगाया था और वो लेमन जूस सॉरी बोली नमक लगाया था और इसको हमने छोड़ दिया था। तो इसको हम फिल करते जाएंगे और मैं एक इस प्लेट में हम रख देते हैं इसको। तो मैं इसको धागे से लपेट दूंगी। ये हमारे जो करेले थे ना वो बहुत बड़े साइज़ के आए थे, तो मैंने उनको हाफ में कट कर लिया ताकि ईजीली जो है वो सबको मिल भी शेफ सके। मुनीसा, कुछ लोग करेले की जो आउटर शेल है वो छोड़ भी देते हैं, जो खुरदुरी शेल होती है उसमें एक्चुअली कड़वाहट होती है। ठीक है, तो उसी में कड़वाहट होती है। ठीक है, तो वो निकाल देनी ही बेहतर होती है। ठीक, कुछ चीज़ों के देखिए छिलके आप ऐसा नहीं कि उसको नहीं खाना चाहिए। आपको पता है करेला बहुत अच्छा है हमारी सेहत के लिए, हमारे शुगर लेवल्स को सही करने के लिए, मतलब करेला बहुत अच्छा है। और मैंने ये सुना है, बल्कि मैं काफ़ी इस चीज़ का एक विटनेस भी रहा हूँ, एक गवाह रहा हूँ कि करेले का अगर आप जूस पिए तो वो बहुत एंटी एजिंग एजेंट का काम करता है। आप एजिंग आपकी स्लो करता है करेले का जूस। बिल्कुल 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 सही सुना है आप। लेकिन बहुत कड़वा नहीं होता होगा? बिल्कुल कड़वा होता होगा, लेकिन I think जो है- blood लेकिन सच purifier। भी तो कड़वा होता है। आए हाय, इतना अच्छा मैंने बोला, कुछ तो म्यूजिक होना चाहिए था। ऐसे फलसफे आज मुझे सुनने को मिल रहे हैं जुम्मे के दिन, सुभान अल्लाह। देखिए वही बात है ना, सच तो कड़वा ही होता है, तो ही तो बुरा लगता है। शेफ मुनीसा, अब इसका क्या करेंगे हम? बस इसको ये जो रिमेनिंग कीमा है जी ये हम ग्रेवी में ऐड करेंगे। इसकी ग्रेवी जो हम बनाएंगे उसमें भी जाएगा। तो जैसे अब अगर वो अच्छा लगता है उसमें, उसके अंदर हम और टमाटर के साथ जो है हम इसको बनाएंगे। ठीक है, तो इसको आपने इस तरीके से धागे से लपेटते जाना है। ये देखिए, इसको आपने पैक कर देना है। इसको हम फ्राई करेंगे, करेले को अब हम फ्राई करेंगे इसके ऊपर। अच्छा, धागा आपने देख लेना है, बिल्कुल साफ़ सुथरा लेना है। जी। ठीक है, ये देखिए ये रैप हो गया। बस इसको हम जो है वो तोड़ लेते हैं या नाइफ़ की मदद से हम कट कर लेते हैं इसको। लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। लेकिन इस चीज़ में ना मेरे हस्बैंड ने मेरा बड़ा साथ दिया है। जब से मेरी फिंगर जो है वो ज़ख्मी है, मेरे हस्बैंड बेचारे मेरे लिए नाश्ता भी सुबह में जो है वो बना के जाते हैं
और बेचारे जब ऑफिस से आते हैं तो खाना बनाने में भी हेल्प कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला जो है, इसको कहते हैं उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवाना। इस चीज़ को, ये मिसाल आपने यकीनन ख़वातीन के साथ सुनी होगी कि उंगली कटा के अपना नाम शहीदों में लिखवा लेना, बिल्कुल ऐसा ही है। बड़ी बस अच्छी मिसाल है। हाँ, बहुत अच्छी मिसाल है। बस बहुत अच्छी शेख मुनीसा, अगर दूल्हा भाई इतना काम करें फिर तो ये पट्टी खोलेंगी नहीं आप, है ना? हाँ? कैसे मजा आ रहा है ना। सुने, आप ये वाला पार्ट मत सुनिएगा। वैसे देखिए, आप पता चली तभी चलता है ना आपके लाइफ पार्टनर का, जब आप तकलीफ में हो। और जब भी मैंने देखा है कि मैं अगर कभी बीमार हुई हूँ या कुछ भी हुआ है तो मेरे हस्बैंड जो है हमेशा मेरी इतनी तो मेरी माँ ने मेरी केयर नहीं करी हुई। मेरे हस्बैंड जो है मेरी करते तो माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं माशाल्लाह, यू आर ब्लेस्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको एक बात बताऊं कि हस्बैंड अगर केयर कर रहे हैं आपकी, तो इसके अंदर बहुत बड़ा हाथ आपके भी हुस्न अखलाक का है, क्योंकि ये एक दो तरफा, जैसे मैं कहता हूँ, टू वे ट्रैफिक। कभी भी कोई एक इंसान करता रहे और दूसरा अपनी बदतमीज़ी या अपना तल्ख रवैया अख्तियार करे तो एक वक्त आता है कि दूसरा इंसान हार जाता है। तो आई थिंक ये शेख मुनीसा माशाल्लाह आपकी इतना अच्छा अखलाक है, इतनी अच्छी तबीयत है, तो यू नो आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ यू के वो इतने अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ इस मामले में। मैं कहती हूँ कि वाकई मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा जीवन साथी दिया जो मेरे हर दुख सुख में भी मेरे लिए हाजिर है। खुशी में तो हर कोई होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कभी भाइयों की भी तारीफ कर दिया करें। हाँ, नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे, जो मेरे भाई हैं ना वो बड़े अच्छे हैं और यहाँ वाले भाई भी बहुत अच्छे हैं। देखिए, मज़ा तो बहन भाइयों में यही होता है ना। अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसको हम फ्राई कर लेंगे, लेकिन हमने इसको ठंडे तेल में डाल दिया। कोई बात नहीं है, थोड़ा सा अच्छा है, कुक होता रहेगा तो हम मीनवाइल हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। ठीक है। इन सबको जो है, इसको जब तक इसी पैन में जो है ना, इसी को मैं खाली कर लेती हूँ और हम इसको इसी में ग्रेवी बना लेते हैं। ठीक है। देखिए, हमारे भाई जो म्यूज़िक वाले बैंड वाले भाई हैं, उनको आज जो है ना लगता है उनकी बेगमात ने ना नाश्ता नहीं करवाया। आपको कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है यहाँ से, जिस तरीके से वो इस रेसिपी में इन्वॉल्व हुए हैं। ठीक है, इसको हमने क्लीन कर लिया, इसको एक दफ़ा टिश्यू से साफ़ कर लेती हूँ। क्यों साफ़ क्यों कर रही है शेख मुनीसा? क्योंकि ये जब हम इसको फ्लेम ऑन करेंगे ये बर्न होना शुरू हो जाएगा, जो इसमें रिमेनिंग है ना। अच्छा, तो वो उसकी वजह से स्मेल आ जाएगी इसमें। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो फ्लेवर तो रहे इसका जो वो फ्लेवर्स इसमें रहेंगे। देखें, इसमें ऑयल इसका हल्का सा लगा हुआ है। ठीक है, अब हम जो है वो ऑयल इसमें शामिल करेंगे, थोड़ा सा शामिल करेंगे, इसका क्योंकि तेल शेख मुनीसा, पता है तेल कितना महंगा हो गया है? नहीं, मैंने थोड़ा ही समझ के तेल डालें शेख मुनीसा, ये मेरे दिल पे गिरा है तेल। वो नहीं, आजकल वो मर्द हजरात वीडियोस बन रही हैं इस तरह की टिकटॉक पे, जो है वो आदमी जो है वो तेल की बोतल ले लेके सो रहे हैं, फिर बेग में जा रही हैं। उनको बेग में उनकी क्या जबान है भाई, ये बेग में क्या होता है? उनकी वाइफ जो है वो जाती है और होता है शेख मुनीसा। एक तो मुझे देख के उर्दू बोलने की जो गलत सलत कोशिश कर रही है। बेग में इनकी जो बेग में है, हाँ, उनकी बीवियाँ, ठीक है, वो जाती हैं, उनको उठाती हैं, वो भी चम्मच से एक चम्मच तोल के डालें। तो बड़ा अच्छा उन्होंने मजाक बनाया है। इसी तरीके का पेट्रोल का भी हाल हुआ है आज। शेख मुनीसा, मुझे एक बात बताइए, ये महंगाई और ये पेट्रोल और ये डॉलर ये सबसे ऊपर गए, आपने कोई लाइफ अपनी ऑल्टर की है या वैसे ही चल रहे हैं अखराजात? नहीं, देखिए, ऑब्वियसली करना पड़ेंगे आपको, चाहे आप चाहे जितना ही अर्न कर रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आप कट करें ज़रूर। अच्छा, मैंने एक चीज़ पता की है कि जो के इलेक्ट्रिक है उनसे, और मैं चाहता हूँ कि आप जिस भी एरिया में, जिस खत्ते में, जिस शहर में हो, वहाँ की जो आपकी बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी है, लाहौर में जितना लाहौर की कंपनी है या इस्लामाबाद में जो भी है, आप लोग प्लीज़ पता करें कि पीक आवर्स कौन से हैं, क्योंकि पीक आवर्स में अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स चलाते हैं तो आपका बिल ज़्यादा आएगा। तो कोशिश कीजिए कि जो पीक आवर्स हैं उसके अंदर आप इस्त्री है, फ्रिज है, पानी की मोटर है, इस तरह की जो चीज़ें जो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती हैं वो इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल, बहुत सही बात बताइए क्योंकि अब तो ये करना पड़ेगा शेख मुनीसा। बिल्कुल करना पड़ेगा, करना चाहिए भी। बिजली वालों को आप दे दो, उसमें से पैसे बचा के कोई अच्छा सूट ही ले लें आप, है ना? कितना अच्छा आइडिया है ना? बहुत। और सबसे ज़्यादा जो बिजली कर रही होती है वो औरतें कर रही थी, बेचारे आदमी तो जैसे ही घर में घुसते, अच्छा यहाँ का पंखा लाइट खुला, वो बंद करना शुरू कर देते हैं। मैं ये अपने घर में करता हूँ, है ना? ये सब आदमियों का फजूल के बल्ब क्यों खोले हुए, बंद करो इसे। हाँ, क्योंकि देखिए बिल आप पे करें, इसलिए आपको टेंशन है। अगर यही उनकी बीवियों की जेब से जा रहा होता ना, जबकि आपको पता है पहले वो थे पावर सेवर थे, अब एलईडी लाइट्स आ गई हैं, लेकिन फिर भी एक आपको चौकन्ना तो अब रहना पड़ेगा, रहना पड़ता है, क्योंकि आप ही हैं जिसको अपने बिल्स पे करने हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल।
अच्छा यही अगर बीवियों को पे करना पड़ता ना, यकीन माने पूरा दिन उन्होंने जो है ना वो लाइटें पंखे नहीं खोलने थे, है ना। बिल्कुल सही। तो ये हाल है आपका। क्या ये हर घर शबीना, कहानी आप घर बिजनेस में जैसी है। कंट्रीब्यूट करती हैं? क्योंकि आप मेरे ख्याल से दूल्हा भाई से ज़्यादा ही माशाल्लाह पैसे बनाती हैं। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड ज़्यादा कमाते हैं और जो है कैसे उगलवा लिया इन्होंने, अल्लाह। ये जो बात है ना, ये बहुत ही शातिर और बहुत ही एक ज़हीन दिमाग की ये एक तख्लीक है कि मेरे हस्बैंड ज़्यादा कमाते हैं ताकि अपना तो बचाए रखूं। देखिए मुनीसा, आप किससे बात की? आपको पता है ना, मुझे पता है आपकी क्या सैलरी है। हाँ, तो आपको मेरी पता है ना, मेरे हस्बैंड की नहीं पता, माशाल्लाह के। लेकिन जो है वो मैं नहीं कंट्रीब्यूट कोई भी चीज़ करती। मैं अगर कुछ अर्न कर रही हूँ तो वो सिर्फ मेरे होते हैं और वो सिर्फ मेरे होते हैं, बस बात नहीं ख़त्म हो जाती। ठीक है, तो उससे जो है मैं वो पैसा लेकिन अपना खर्चा भी अगर आप निकाल रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। आप अपने आप को ही सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल उससे जो मैं कहती हूँ सब खवातीन को काम करना चाहिए। बिल्कुल, मैं भी ये मानता हूँ हर सूरत से। आप कुछ नहीं यार, देखो इतनी महंगाई का दौर है तो आप अपनी ख्वाहिशात ही पूरी कर लें। औरतों की क्या ख्वाहिशात होती हैं? अच्छा खाना पीना, घूमना फिरना, अच्छे कपड़े पहनना। मतलब मैं कहती हूँ कि एक औरत जो है इसमें बड़ी खुश रहती है अगर उसको ये 3 बेसिक नीड्स उसकी पूरी हो जाए। रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा, हाँ, अच्छा खाना पीना, अच्छा घूमना फिरना, अच्छे कपड़े पहनना, दैट्स इट, वो ज़्यादा होता है। ठीक है, मकान तो वो भी चल जाता है, वो भी गुजारे कर लेती हैं। तो मैं कहती हूँ कि अगर आप वही पूरा कर लें तो वो भी बहुत बड़ी बात है कि यार आपको बार बार अपने हस्बैंड से मांगना तो नहीं पड़ेगा ना जाके, फिर उनके ताने नहीं सुनने पड़ेंगे जो कुछ हस्बैंड्स होते हैं। नहीं, मैंने तो कभी ताना नहीं दिया अपनी बीवी को, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत ही अच्छी। हर बंदा यही बोलता है। अब ये तो मैं भाभी से पूछूंगी तो मुझे पता चलेगा ना। करेला कहाँ तक पहुँचा? अगर ये करेला जला शेफ मुनीसा, हाँ, तो क्या देंगे आप मुझे इनाम, ये बताइए। यानी जलाने पे मुनीसा, लेकिन ये काफ़ी हद तक पहुँच चुका है। ऑलमोस्ट डन है, ऑलमोस्ट डन है। अच्छा, मैं बता देती हूँ, मैंने ऑयल लिया, उसके अंदर मैंने टमाटर ऐड करे, उनको मैंने भूना, उसके अंदर मैंने तमाम मसाले शामिल करे जिसमें मैंने हल्दी 1 टीस्पून शामिल करी, लाल मिर्च मैंने 1 टीस्पून शामिल करी, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, और मैंने इसके अंदर जो है नमक हस्बे ज़ायका शामिल करा। और जो हमारा कीमा जो हमने प्रिपेयर किया था, जो हमने करेले में फिल किया है, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब देखिए वाटर थोड़ा सा ड्राई हो रहा है तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। ठीक है, दैट्स इट। क्योंकि हम इसके अंदर करेले भी डालेंगे और थोड़ा इसको दम पे भी रखेंगे, तो उससे क्या होगा कि करेले को जो है वो वाटर चाहिए होगा, इसमें थोड़ा सा कुक करने के लिए हमें उस वक्त वाटर चाहिए होगा। तो इसको जो है ये देखें, हमने इसको, ये तैयार है, ऑलमोस्ट ये डन है। और हम हमारे करेले देख लेते हैं, जले नहीं। शिवजी, बट हमने फ्राई क्यों किया? हमने कुक करेंगे ना इसको थोड़ा सा, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे। हो गए, बन गया। हाँ, ये तकरीबन डन है। और मैंने इसकी फ्लेम भी बढ़ा दी, थोड़ा सा पानी और शामिल कर दिया। मुझे पानी कम लग रहा है, इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो शबीना, अभी आपने पानी तो डाला, नमक घुल नहीं गया होगा ज़्यादा? नमक वो ऑब्वियसली देखिए थोड़ा सा जब करेला जाएगा इसके अंदर तो ये पानी ड्राई होगा, सही है? ठीक है। तो बैलेंस हो जाएगा नमक। ठीक है, इस स्टेज पे जब भी आप पानी डाल रहे हैं तो नमक टेस्ट ना किया करें, नमक हमेशा लास्ट में टेस्ट किया करें, जब आप भून लेना उसके बाद, सर्विंग से पहले। हाँ। अच्छा, ये जो है देख रहे हैं करेला, ये हम इसके अंदर अब शामिल कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें, इसका कलर भी देखें, हमने ख़राब नहीं करा, इसका कलर भी हमने सही रखा है। हल्का सा आपने इसको जो है लाइट सा कुक करना है, बहुत गोल्डन वगैरह नहीं करना आपको इसको। बस अब हम इसको जो है, अब ये तैयार हो चुकी है डिश, ऑलमोस्ट ये डन है। इसको हम 2 से 3 मिनट दम पे रखेंगे। 2 से 3 मिनट दम पे रखेंगे। ख़वातीन और हज़रात, आज हमने आप लोगों के लिए बनाए हैं कीमा करेला। शेफ मुनीसा, जल्दी से रेसिपी बताइए। अच्छा, कीमा करेले की रेसिपी बता देते हैं। मैंने करेले ले लिए थे तकरीबन 500 ग्राम ही मैंने कीमा लिया था। करेले की कड़वाहट ख़त्म करने के लिए मैंने क्या किया था कि करेले को मैंने अच्छी तरीके से वॉश करा, उसका छिलका पीलर से पील कर लिया, उसके बाद उसके बीच में से बीज जो थे वो निकाल लिए, उसको मैंने नमक लगा के जो है वो 20 मिनट के लिए छोड़ दिया। उसके बाद मैंने उसको पानी से अच्छी तरीके से वॉश करके ड्राई करके रख दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, कीमा लिया, कीमे के लिए मैंने ऑयल लिया, ऑयल के अंदर बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करी, इनको गोल्डन करा। उसके बाद मैंने इसके अंदर बारीक कटी हुई एक प्याज शामिल कर दी, उसको लाइट गोल्डन करा। उसके अंदर मैंने कीमा शामिल कर दिया। कीमे के अंदर मैंने तमाम मसाले शामिल करे, जिसमें मैंने हल्दी शामिल करी, मैंने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करी, नमक शामिल करा। ठीक है, इसको मैंने भून लिया। जब कीमा हमारा भून गया तो इसके अंदर मैंने चाट मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करके इसको फ्लेम से उतार दिया और कीमे को मैंने बिल्कुल ड्राई कर दिया था।
फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस ऐड करे, हरा धनिया डाला, इसको मिक्स करा और उसके बाद मैंने कीमा ठंडा करने के लिए रख दिया। ठंडा करने के बाद मैंने जो करेले थे उसके अंदर कीमा फिल करके उसको मैंने धागे से लपेट दिया। लपेटने के बाद मैंने ऑयल के अंदर वो धागा लपेटे हुए कीमे वाले करेले फ्राई कर लिए। साथ में हमने इसकी ग्रेवी तैयार करी। ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने ऑयल किया। ऑयल के अंदर जो है मैंने जो बारीक कटे हुए टमाटर थे तकरीबन आधा किलो वो शामिल करे, उसको थोड़ा सा भून लिया। भूनने के बाद मैंने इसके अंदर जो हमारा कीमा हमने तैयार किया था वो शामिल करा और थोड़े से मसाले ऐड किए, जिसमें लाल मिर्च डाली 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़ायका शामिल करा। और उसके बाद मैंने जब वो हमारा मसाला थोड़ा सा भुन गया अच्छा सा तो हमने इसके अंदर जो है पानी शामिल करा। पानी शामिल करके वो फ्राई किए हुए करेले जो थे वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया और अभी हमने इसको दम पे रखा हुआ है। दम पे रखने के बाद ये देखें ऑलमोस्ट ये ऑयल इसका सेपरेट होना शुरू हो गया है, इसके फ्लेवर्स एक दूसरे में जाएंगे। उसके बाद हम इसके अंदर लास्ट में पिसा हुआ गरम मसाला, चाट मसाला और लेमन जूस 2 से 3 टेबलस्पून शामिल करेंगे, जिससे बहुत अच्छा सा टैंगी सा फ्लेवर आएगा और जो है हम इसको सर्व कर देंगे। शेफ मुनीज़ा को एक सांस में इतनी देर तक बोलने पे, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने पे बहुत मुबारकबाद। ख़वातीन और हज़रात, आज हमने आपके लिए बनाया कीमा करेला जो कि तैयार हो चुका है। शेफ मुनीज़ा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप लोग दीजिए एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। हम चाहते हैं कि आपका चेहरा हमेशा चमकता दमकता रहे और आपका जो कैरिज्मा है उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कैरिज्मा ट्रीटमेंट। कैरिज्मा ट्रीटमेंट क्या होती है, कहाँ होती है, कैसे होती है और कितनी देर में कैरिज्मा का करिश्मा आपके ऊपर उजागर होता है, ये हमें बताएंगी आप सबकी फेवरेट डॉक्टर आयशा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आयशा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बता, आप मेरे साथ मैचिंग करके कपड़े क्यों पहन के आई हैं? मैंने आपको मैसेज किया था ना। अच्छा, मैंने बता आप दिया भूल था। गए? हाँ, देखिए आपने डिस्क्लोज कर दिया। देखिए कितना एक, देखिए कहते हैं ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। जो ज़हीन दिमाग होते हैं वो एक जैसे सोचते हैं, कलर चूज करते हुए। और आज हमारी जो पेशेंट है हुस्न की देवी हमारी, सुने शुक्र करें मैंने जादू करने नहीं कहा। हमारे साथ हमारी टीम का एक अटूट अंग उनसा शाया मौजूद है जिनके ऊपर आज कैरिज्मा ट्रीटमेंट करेंगी। जी डॉक्टर आयशा उमैरा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। हाँ, अच्छा, व्हाट इज कैरिज्मा ट्रीटमेंट? कैरिज्मा इज बेसिकली अ प्रीफिल्ड कोलेजन। आज तक आपने ये तो सुना होगा कि एक सिरिंज के अंदर हाइलुरोनिक एसिड या HA के फिलर्स तो अवेलेबल होते हैं, लेकिन अब जो है वो कोलेजन भी आप डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी स्किन के अंदर। बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। स्किन रिहाइड्रेट करेगी, हाइड्रेशन बहुत अच्छी मिलेगी, स्किन के अंदर प्लम्पनेस बहुत अच्छी आएगी और उसके साथ साथ एंटी एजिंग प्रोटोकॉल के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। ठीक है। जैसे आप देखिए इनकी लाफ लाइंस हैं और लोअर लिप एंगल जो हमारा ये होता है थोड़ा सा डिप्रेस हो रहा होता है बाय द टाइम जब हम स्किन से कोलेजन लूज़ करते हैं। बेसिकली लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, सारी स्टोरी कोलेजन की है। बिल्कुल। तो जब हम कोलेजन लूज़ करते हैं तो हमारा यहाँ का भी फैट रिड्यूस होता है, ये लाफ लाइंस हमारी डीप होना शुरू हो जाती हैं, कॉर्नर ऑफ द माउथ जो है ये ढलकना शुरू हो जाते हैं, ड्रूप होना शुरू हो जाता है। तो उसको हम अब कोलेजन इंट्रोड्यूस करके ये इनको लिफ्टिंग इफेक्ट दे सकते हैं विदाउट थ्रेड्स। विदाउट थ्रेड्स? विदाउट थ्रेड्स। जबरदस्त। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमने उनसा को नमिंग क्रीम लगा दी है, हाफ एन आवर हो गया है आधे घंटे और से। मेरा फेस जो है ना बिल्कुल फील हो रहा है कि नम नम, अच्छा स्माइल भी नहीं हो रही। हाँ सही बताए, बिस्किट उस पर आपसे बोला जा रहा है, बोला जा रहा था। हाँ? आवाज निकल रही है। पहले हम एक बिफोर पिक्चर ले लेंगे जी। सो दैट वी कैन कंपेयर। अच्छा उनसे इससे पहले आपने कभी कोई ट्रीटमेंट लिया है स्किन पर? मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ ट्रीटमेंट लेने की और डॉक्टर हुमैरा से ही मैंने काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स लिए थे और मैंने थ्रेड्स भी करवाए हैं, मैंने फिलर्स भी करवाए हैं, मैंने बॉटॉक्स भी करवाए हैं। अच्छा, मैंने थ्रेड्स हमने नहीं किए आपके? नहीं आपने नहीं किए, लेकिन अच्छा। और जगह से मैंने करवाए। मैंने प्रोफाइलो भी करवाया हुआ है, तो बहुत सारे जो है ट्रीटमेंट्स मैं करवाती रहती हूँ। प्रोफाइलो कितने अर्से पहले कराया था आपने? 4-5 मंथ्स हो गए हैं। 4-5 मंथ्स हो गए हैं, ठीक है। कितने अरसे के बाद आए थे आपके रिजल्ट्स? 2 वीक्स के बाद। 2 वीक्स के बाद आए थे। अभी आपके इंस्टेंट रिजल्ट्स आएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक पेनफुल ट्रीटमेंट है? नहीं, ऐसा पेनफुल ट्रीटमेंट तो नहीं है बिल्कुल भी।
हम नमिंग क्रीम ऑब्वियसली लगा के करते हैं तो उसमें पेन नहीं होता। पेन नहीं होता। अच्छा, हमसे रिहाना ने इस्लामाबाद से पूछा है कि एजिंग की क्या वजह होती है। इनकी एज है रिहाना की 22 साल, लेकिन जो भी इनको देखता है कहते हैं कि क्या आप 30+ हैं? होता यही है ऑब्वियसली कि आप जब प्री मेच्योर एजिंग के कंसेप्ट जो हैं वो इसी वजह से होते हैं। जब आप स्किन से कोलेजन अर्ली लूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, आपकी स्किन जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली डिहाइड्रेशन की तरफ जाती है, तो उसकी वजह से आपको ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अब आई डोंट नो कि किस हद तक एजिंग हो गई है, लाफ लाइन्स कितनी डीप हो गई हैं। अगर इसी तरह की कोई पिक्चर है तो फिर ये ट्रीटमेंट ये ले सकती हैं। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर नोटिस किया होगा कि हमें अंडर आई एरिया में जी बिल्कुल यहाँ तक हमारी लाइंस होती हैं। जैसे अभी इनका भी हल्का सा मेकअप है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ तक लाइंस हैं इनकी। जी। इस एरिया में हम बोटॉक्स नहीं कर सकते। नहीं हम कर यहाँ सकते। पे क्रोस फीट पे तो बोटॉक्स कर सकते हैं, थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं, बट बिल्कुल यहाँ जाके हम बोटॉक्स नहीं कर सकते। उसकी क्या कोई खास वजह? कोलेजन लूज हो रहा होता है तो फाइन लाइंस बनती हैं, तो उसमें हम कैरिज्मा से उसको कवर कर सकते हैं। ओके। अच्छा, उसके अलावा जब एजिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो बहुत सारे लोगों को यहाँ से यहाँ तक पूरी झुर्रियाँ पड़ती हैं, रिंकल्स आते हैं, लाइंस बनती हैं, पूरे कंप्लीट फेस पे आ रही होती हैं वो। फिर आप बोटॉक्स करवा भी लें तो बोटॉक्स एक हद तक डीप रिंकल्स को आपके सेट करता है, लेकिन वो उसमें तीन से चार प्रॉब्लम्स आपकी स्किन में नज़र आ रहे होते हैं एट अ टाइम। फाइन लाइंस भी होते हैं, डीप रिंकल्स भी होते हैं, स्किन बिल्कुल पतली हो चुकी होती है, लूज़ हो चुकी होती है, तो उसके लिए भी कैरिज्मा इज़ वेरी आइडियल। ओके। अच्छा, नुवेरा ने कराची से पूछा है स्किन के लिए कौन से विटामिन इंपॉर्टेंट होते हैं? शी इज़ 35। मल्टी वाइटामिन ऑल आर एसेंशियल्स। ठीक है। डिपेंड करता है कि अगर आपकी स्किन पे एक्ने के प्रॉब्लम्स हैं तो कोशिश करें कि विटामिन ए का इंटेक अच्छा रखें, और वैसे तमाम मल्टी वाइटामिन आर एसेंशियल फॉर योर स्किन। डेली रिक्वायरमेंट्स बेसिकली आपको फुलफिल करनी होती हैं। और ग्लूटाथियोन रखें तो बहुत अच्छा है। मल्टी वाइटामिन के साथ साथ आप ओरल ग्लूटाथियोन ले लें। अच्छा, अरसला ने दुबई से पूछा है कि कौन सी एज से एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स यूज शुरू करना चाहिए? अच्छा, एंटी एजिंग का प्रोटोकॉल ये है कि एजिंग स्टार्ट होने से पहले आप एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आप एजिंग होने का वेट ना करें। अच्छा। अगर एक बार आपको एजिंग स्टार्ट हो गई, आपको लाइंस बन गई, रिंकल्स आ गए, फोल्ड्स बन गए, फिर तो वो बनते ही चले जाएंगे। एग्जैक्टली, फिर तो आपको प्रोसीजर्स की तरफ जाना पड़ता है। ठीक है। फिर सिर्फ प्रोडक्ट्स आपका कोई हेल्प आउट नहीं कर उनको सकते। पढ़ने ही ना दें। उनको पढ़ने ना दें। एग्जैक्टली, वक्त से पहले आप तमाम चीज़ें स्टार्ट कर दें। अब जैसे आजकल बहुत अच्छी एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स दुबई में भी अवेलेबल हैं, और पाकिस्तान में भी कुछ सिरम्स ऐसे इंट्रोड्यूस हुए हैं बहुत अच्छे एंटी एजिंग, तो वो आप डेफिनेटली यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं आफ्टर 25 ईयर्स। अच्छा, अलमाज साहिबा ने पूछा कि उनके थर्ड बेबी के बाद, हर एज इज 31, उनको फेस पे हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो गई है थर्ड बेबी के बाद से। हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो गई है, मे बी हार्मोनल इम्बैलेंसेस। ठीक है। और अब आई डोंट नो, उनकी प्रॉपर हिस्ट्री ऑब्वियसली लेनी पड़ेगी कि कोई और डिस्टर्बेंस है, साइक्लिकल क्या चेंजेस आए उनकी बॉडी में, तो प्रॉब्ली हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं। लेकिन बेहतर ये है कि वो पहले कंसल्ट कर लें, कुछ टेस्ट होते हैं वो करवा लें, और उसके साथ साथ लेज़र हेयर रिमूवल के सेशंस ले सकते हैं। अच्छा, ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे कैरिज्मा ट्रीटमेंट जारी है उनसा के फेस पे। डॉक्टर आयशा हुमैरा इस वक्त ट्रीटमेंट कर रही हैं। आप लोग लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। देखिए कैरिज्मा ट्रीटमेंट कैसे होता है। डॉक्टर आयशा हुमैरा इस वक्त कर रही है कैरिज्मा ट्रीटमेंट। एंटी एजिंग का एक बहुत ही शानदार ट्रीटमेंट है जो कि आप डॉक्टर आयशा हुमैरा से कभी भी करवा सकते हैं उनके क्लिनिक पे जाके, बट डू नॉट ट्राई दिस एट होम। अच्छा, ये फिलर्स की तरह नहीं है कि हमने एक जगह पे, जैसे हमने लास्ट टाइम लेजर लेबल फिलर्स करके दिखाया था जी, तो ये उस तरह से नहीं है। ये हमें फुल फेस पे देना होता है। अच्छा, इसमें कोलेजन है इंजेक्शन जी, में? कोलेजन है, और ये कोलेजन हम फुल फेस पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा आप इनके देखें तो चीक्स इनके लूज़ हो गए हैं काफ़ी। आप देखें, इसके बाद जो है इनकी क्वालिटी इंप्रूव होना शुरू होगी यहाँ से। कुछ रिजल्ट्स इनके इंस्टेंट आएंगे, जैसे अभी इनको इंस्टेंट लिफ्टिंग हो जाएगी, लेकिन बाय द टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा, कोलेजन बहुत अच्छा इनकी स्किन में नेचुरली बूस्ट भी होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, कौन से ऐसे फूड्स हैं जिससे नेचुरल कोलेजन प्रोड्यूस होता है?
बॉडी में? अच्छा, देखिए कोलेजन बेसिकली कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकता, कोई फ्रूट। हाँ, आप कोलेजन को मेंटेन कर सकते हैं। तो आप जितना एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं स्किन के, ऑब्वियसली इनटेक करते हैं फ्रूट्स की फॉर्म में, वेजिटेबल्स की फॉर्म में, या आपके कोलेजन को मेंटेन रखता है। लेकिन ऐसी आजकल ओरल मेडिकेशंस भी आई हुई हैं जिसके अंदर कोलेजन है, कि कोलेजन टैबलेट्स हैं, अगर आप वो ले लें, बट अगेन वो वही कंसेप्ट है कि वो कोलेजन को मेंटेन करने के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोलेजन लूज़ कर लिया और आप सिर्फ ओरल मेडिकेशंस ले लें, कोलेजन फिल्ड कैप्सूल्स ले लें, तो आपकी बॉडी के अंदर उतना ही कोलेजन अमाउंट प्रोड्यूस हो जाएगा। कोई भी चीज़ ऐसी इन्वेंट नहीं हुई है ओरल फॉर्म में, और कोई ऐसा इंटेक या फूड इंटेक ऐसा नहीं है जो कि वापस से कोलेजन को प्रोड्यूस करना शुरू कर दे। मेंटेन कर सकते हैं आप अपने कोलेजन को, लूज़ नहीं हो सकता आपकी बॉडी से। अच्छा, सादिया ने क्वेटा से पूछा है कि आई क्रीम यूज़ कर रही हूँ पिछले 4 साल से, लेकिन फिर भी आंखों के नीचे सर्कल्स बनना शुरू हो गए हैं, डार्क सर्कल्स, और फाइन लाइंस भी हैं। इनकी उम्र है 45। अब देखिए एजिंग फैक्टर आ गया, 45 इयर्स इनकी एज हो गई है, तो अब बेसिकली इनको पीआरपी लेनी चाहिए आइज़ के लिए। प्लाज्मा बहुत अच्छा होता है डार्क सर्कल्स के लिए, फाइन लाइंस के लिए। पीआरपी इज़ वेरी आइडियल प्रोसीजर, और आई सीरम्स एक हद तक काम करते हैं आपके। आप जब लगाते रहते हैं उसको, या कुछ आई रोलोन्स हैं, अगर आप उसको लगाते रहते हैं तो आपके डार्क सर्कल्स में इम्प्रूवमेंट आ सकती है, फाइन लाइंस में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। और अगर वो इम्प्रूवमेंट आपको नहीं आ रही तो इट्स बेटर टू गो फॉर सम प्रोसीजर। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो थ्रेड लिफ्ट्स की तरफ जा रहे हैं आजकल, जो थ्रेड्स अपने चेहरे पे लगा रहे हैं, उसका असर कितने अरसे तक रहता है डॉक्टर साहब? थ्रेड लिफ्ट का बेसिकली इफेक्ट 2 इयर्स तक स्टे करता है, और थ्रेड लिफ्टिंग इटसेल्फ, थ्रेड जो है वो भी आपकी स्किन के अंदर कोलेजन बूस्ट करता है। बूस्ट करता है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि थ्रेड लिफ्ट का वही रिजल्ट होता है जो आरएफ ट्रीटमेंट का होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी का। नहीं, नो, नहीं होता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रेडियो फ्रिक्वेंसी इट्स जस्ट लाइक कि हर मंथ के ऊपर जैसे आप फेशियल लेते हैं, जी। तो आप इस तरह से हर मंथ पे रेडियो फ्रिक्वेंसी ले सकते हैं। अगेन वो आपकी स्किन के अंदर कोलेजन बनाता है, लेकिन थ्रेड्स जो है वो हम एक माइनर सर्जरी उसे कहते हैं, और थ्रेड्स हम यहाँ से आपके इंसर्ट करके, जैसे आपका ये लाफ लाइन है या आपका ये ड्रूपी है, तो उसको पुल कर देते हैं, लिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। और वो वन टाइम में इंस्टेंट आफ्टर 2 वीक्स के बाद आपके रिजल्ट्स प्रोमिनेंट होना शुरू हो और जाते वो हैं। थ्रेड कब तक आपके चेहरे में रहता है? 2 इयर्स तक स्टे करता फिर है, डिसॉल्व हो जाता है। फिर डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन इतना इनफ कोलेजन आपका बूस्ट कर चुका होता है कि नेक्स्ट जब आप थ्रेड्स कराते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट कम होती है। कम होती जी जी। थ्रेड्स डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं ना, बहुत Surgical टाइप्स के होते हैं, और नॉन सर्जिकल। नॉट सर्जिकल, मोनो थ्रेड्स होते हैं जिसके Mono अंदर thread? मोनो वो थ्रेड्स, क्या चीज़? सिंगल थ्रेड्स होते हैं, ठीक बहुत है। बारीक बारीक से। वो लिफ्टिंग पर्पस के लिए नहीं होते, वो सिर्फ कोलेजन बूस्ट करने के लिए होते हैं। वो हम यहाँ चीक्स पे लगा दें, यहाँ लगा दें, लिप्स की शेप मेंटेन करने के लिए दे सकते हैं, फोरहेड की लाइंस को कवर करने के लिए दे सकते हैं, लेकिन वो लिफ्टिंग इफेक्ट नहीं देते हैं, सिर्फ कोलेजन बूस्ट करते हैं। कहीं कहीं वो फिलिंग इफेक्ट देते हैं, जैसे आंखों के नीचे कभी कभी हम उनको परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन जो लिफ्टिंग थ्रेड्स होते हैं उनकी फैमिली डिफरेंट होती है। कॉक्स होते हैं, पीसीएल थ्रेड्स होते हैं, PLACL थ्रेड्स अब एक न्यू फैमिली इंट्रोड्यूस हो चुकी है थ्रेड्स की, जो कि ज़्यादा अच्छी है, स्ट्रॉन्ग लिफ्टिंग भी देती है, उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। डॉक्टर साहब, एक बात बताएं कि जब ये अब फेस के ऊपर ये ट्रीटमेंट्स ख़वातीन या हजरात कराते हैं, उसके बाद कुछ लोग एकदम से क्रैश डाइटिंग पे चले जाते हैं या अपना वेट पुट ऑन या बहुत ज़्यादा लूज़ कर लेते हैं, उसका कोई असर पड़ता है इनके ऊपर? एज सच कुछ लोगों में पड़ भी जाता है, कुछ लोगों में नहीं भी पड़ता। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर बॉडी मेटाबॉलिज्म। हम ये तो नहीं करेंगे कि ये ट्रीटमेंट्स कराने के बाद जो है वो आप बहुत ज़्यादा डाइट शुरू कर दें और आपका बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगा, थोड़ा बहुत। लेकिन हाँ, नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में जिन्होंने कुछ नहीं कराया हुआ, अगर वो डाइट करते हैं और फिर उनकी स्किन पे जो इफेक्ट्स आते हैं वो ज़्यादा आते हैं कंपैरेटिवली उनके जिन्होंने ट्रीटमेंट लिया होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे जैसे हम लोग एज करते हैं हमारे लिप्स डिसॉल्व हो जाते हैं, लिप्स बहुत थिन हो जाते हैं। अपर लिप तो बहुत सारे लोग हैं जिनका अगर थिन अपर लिप हो वो तो गायब भी हो जाता है, तो वो भी कैरिज्मा ट्रीटमेंट लिप्स पे करा सकते हैं? उसके लिए फिलर्स ही? नहीं, कैरिज्मा लिप्स के लिए नहीं होता,
बेसिकली कैरिज्मा आपके फेस के लिए होता है, फेस की और स्किन लिप्स के अंदर जो है वो आप रिहाइड्रेशन पर्पस के लिए आप करवा सकते हैं, डेफिनेटली करवा सकते हैं, लेकिन बेसिकली इट इज़ डिज़ाइन फॉर फेस नॉट फॉर लिप्स। ओके देखिए इनकी वेसल्स नज़र आ रही हैं, स्किन बहुत पतली हो चुकी है, अभी मैं कर भी रही हूँ तो बहुत फाइन वेसल्स हैं जो नज़र आ रही हैं। जी बिल्कुल। इसका ट्रीटमेंट भी कैरिज्मा करेगा, क्योंकि बाय द टाइम जब इनकी कोलेजन बूस्ट होगा तो ये इनकी जो वेसल्स नज़र आ रही है ये हाइड हो जाएंगी। तो सुनिए वेसल्स क्यों नज़र आती हैं ये? पतली हो जाती है स्किन आपकी, स्किन के एसेंशियल मटेरियल जब लूज़ हो जाता है, कोलेजन इलास्टिन लूज़ हो रहा होता है, हाइलुरोनिक एसिड आपकी स्किन से लूज़ हो रहा होता है, तो उसके बाद जो आपकी बिलो द स्किन जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो विजिबल होना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह क्या होती है? स्किन पतली किस वजह से होती है? मैंने बताया ना, जब एसेंशियल कोलेजन इलास्टिन हाइलुरोनिक एसिड ये लूज़ होता है ओके तो आपकी जो स्किन है वो फाइन होना शुरू हो जाती है, और जिसकी वजह से आपको, और इनके तो केस में नहीं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, स्टेरॉइड्स का किस चीज़? वाइटनिंग क्रीम्स, वाइटनिंग क्रीम। अच्छा ये ओवर द एप्लीकेशन में काउंटर, जी ओवर द काउंटर वाइटनिंग क्रीम्स, इसका इस्तेमाल जो बहुत डॉक्टर ज़्यादा साहब किया एक जाता है। काफ़ी ज़्यादा एक ट्रेंड होता है वो 7-8 क्रीमें मिला के लगाने का। हाँ एग्जैक्टली, वो बहुत सारे लोग हैं जो कि वो 7-8 क्रीमें मिला के जी लगाते जी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या उसके हक में हैं या उसके खिलाफ? नहीं, कैसे हो सकते हैं हक में, और खिलाफ है मैंने तो उसके। इतने प्रोग्राम्स किए हैं उसके ऊपर, क्योंकि वो सिर्फ आपकी स्किन को पतला नहीं करता, इनफैक्ट आपकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन, मेलास्मा, पैचेस, बहुत और प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, आपकी स्किन के ऊपर गैर ज़रूरी बाल बढ़ जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब उसका इमीडिएट रिजल्ट बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि कोई लगाते तो फौरी, मतलब कल परसों अगर आज किसी को पिंपल्स हैं या चेहरा थोड़ा डल है वो लगाए तो कल परसों बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। देखिए इमीडिएट रिजल्ट बहुत सारी चीज़ों के अच्छे होते हैं लेकिन नुकसानदेह होते हैं, लॉन्ग टर्म में नुकसान। लॉन्ग टर्म में बहुत सारे नुकसान होते हैं। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, बाय द टाइम जब उन क्रीम्स का इस्तेमाल आप कंटिन्यू करें तो उन लोगों को वो पैचेस डार्कनेस की तरफ जाते हैं, वो लाइटनिंग करना छोड़ देते हैं, एक टाइम आता है, लेकिन उस टाइम तक स्किन इतनी डैमेज हो चुकी होती है, बल्कि एक्नी बहुत सारे लोगों को प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है जब आप वाइटनिंग या मिक्सचर ऑफ 7-8 क्रीम्स आप इस्तेमाल करते हैं। अब तो खैर कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी आ गई हैं जो कि एक ही नाम होता है लेकिन होती वही फॉर्मुलेशन है। डॉक्टर साहब लोग बेटनोवेट बहुत लगा लेते थे, स्टेरॉइड्स चेहरे पे पिंपल हुआ या कोई कुछ हुआ ऐसे तो जो कि नहीं लगाने चाहिए, नहीं लगाने स्टेरॉइड्स है ना, स्टेरॉइड। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा सिर्फ ये नहीं है, देखें आप खुद भी देखें इनकी लिफ्टिंग आपको फील हो रही होगी एक साइड पर, वाकई में डॉक्टर साहब आप देखें एक साइड इनका बिल्कुल यंग लग रहा है जी, और एक साइड ओल्ड, और नहीं एक ओल्ड तो side नहीं में लग रहा है, old आई तो थिंक वो नहीं, लिफ्टेड मतलब और rejuvenated हो सपल गया लग रहा है completely, ज़्यादा। हाँ exactly. एग्जैक्टली। दिस एरिया इज लिफ्टेड, यही है ना? हाँ। आज डॉक्टर आयशा उमेरा ने कैरिज्मा ट्रीटमेंट करके उनसा का चेहरा जो है उसको थोड़ा अपलिफ्ट किया है, थोड़ा रिजुविनेट किया है, सपल लग रहा है, फ्रेश लग रहा है। आप भी ये जो कैरिज्मा ट्रीटमेंट है डॉक्टर आयशा उमेरा के क्लिनिक जाके करवा सकते हैं। इट्स ग्रेट फॉर योर स्किन, नेचुरल कोलेजन बूस्टर है और आप ज़्यादा यंग लगेंगे, फ्रेश लगेंगे और अच्छा महसूस करेंगे। डॉक्टर आयशा उमेरा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जब भी आती हैं हमें हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। डॉक्टर ताहिरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनसा, आप तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं, अभी उनसा ने किस्मत का हाल भी बताना है, इसलिए उनसा से हम ज़्यादा पंगा नहीं लेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कई मजे का वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन किया है हमारी बड़ी अच्छी दोस्त उनसा शाह ने, जो कि आपको बताएंगी कि आपके आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, और हफ्ते में अगर कोई झोल हुआ, कोई ख़तरा हुआ या कोई ऐसी चीज़ हुई जिससे आपका दिल छोटा हो जाएगा, तो उसके लिए हमारे साथ डॉक्टर मुफ्ती इमरानुल हक साहब यहाँ मौजूद हैं और उनके साथ तशरीफ़ फरमाएं उनकी साहबजादी अफीफ़ा इमरान, जो कि आपको वज़ाइफ की रोशनी में बताएंगे कि आपका हफ्ता कैसे बेहतर हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उनसा से स्टार्ट करते हैं, पहला हॉरोस्कोप जी। एरीज़ की बात करते हैं। एरीज़ वालों का रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, डिलेज नज़र आ रहे हैं, आप जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, सेक्रीफाइस, बहुत सारी कुर्बानियाँ देते हुए नज़र आ रहे हैं। कैरियर और बिज़नेस में एरीज़ वालों का कुछ न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट नज़र आ रहा है, कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता है, कोई न्यू जॉब स्टार्ट हो सकती है और काफ़ी ज़्यादा आप एक्साइटेड हैं उन सारी चीज़ों को लेकर।
टॉरस की बात करते हैं, टॉरस की लाइफ में कोई नया दोस्त आने वाला है, पार्टनरशिप पे कोई बिजनेस हो सकता है, कोई नया पर्सन उनकी लाइफ में आ सकता है। और अगर कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बातचीत बंद है, आपकी लव प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही हैं। टॉरस वालों का जो है वर्क रिलेटेड कोई ट्रैवल नज़र आ रहा है, तो आप सफ़र पर जाएंगे तो अच्छा है। सेहत के हवाले से टॉरस वालों की हीलिंग नज़र आ रही है। अब है जी जेमिनाई, और जेमिनाई वालों के लिए गुड न्यूज़ कोई मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत 2 हफ्ते के बाद कोई गुड न्यूज़ की खबर आ रही है, बताएं। रिलेशनशिप में, लव लाइफ में जो है वो गुड न्यूज़ है। अगर बातचीत आपकी बंद है, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं जेमिनाई वालों के लिए, तो उनके लिए कोई मैसेज, कोई रोमांटिक मैसेज आ सकता है उनकी तरफ से, उनके पर्सन की तरफ। चाहे जितने भी लोग हो जिंदगी में। स्पेशल तो एक ही होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन स्पेशल एक होता है। बिल्कुल ठीक है। और जेमिनाई वालों की फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है इस हफ्ते, कहीं पे प्रॉफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, कहीं इन्वेस्टमेंट की है आपने, कहीं आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी है, तो भी आपको सक्सेस मिलेगी और जो है वो कामयाबी मिलेगी। जेमिनाई के बाद है, इतनी अच्छी लग रही है, बोलती रहे आज आप। अच्छा, आज मैं आपको बोलने से नहीं रोकूंगा, लेकिन जी सब सुनने को मिल गया, इसलिए आप कहेंगे अब कंटिन्यू। लेकिन मुफ्ती साहब, एक चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारा हमेशा से एक वाहिद सवाल है, जबकि मैं बार बार ख़वातीन और हज़रात आपको बता चुका हूँ कि हमारी जो पुराना शो था 25 मई की तारीख़ का, अगर आप वो यूट्यूब पे निकाल के देखें तो उस पर मुफ्ती साहब ने नज़र बद का जो वजीफ़ा है वो बताया हुआ था। लेकिन आपकी पुरजोर फरमाइश पे मैं एक बार फिर मुफ्ती साहब से गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ ऑडियंस को नज़र बद से बचने का वजीफ़ा प्लीज़। नजर बद तो ऐसी है, सुबह से शाम तक बार बार लगती रहती है, तो उसको इंसान को उतारते भी रहना लेकिन चाहिए। मुफ्ती साहब, मुझे एक बात बताएं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नहीं मानते कि तावीज़ पहनना चाहिए, या नजर बद की जो दुआ है वो तावीज़ में लपेट के हाथ पे बांध लें या गले में पहन लें। ये अच्छा क्वेश्चन आज आपने किया ना कि तावीज़ पहनना, हाथ पे बांधना। देखें, तावीज़ वो मना है पहनना जिसमें वो शिरकी अल्फाज हों, उसका पढ़ना भी मना, उसका पहनना ही मना है। लेकिन जहाँ तक किसी कुरानी आयत, जैसे मिसाल के तौर पर आयतुल कुर्सी है, अगर हमने और डिस्प्ले की दीवार पर, तो उसकी बरकतें महसूस करते हैं। सेम उसी तरह अगर आयतुल कुर्सी या कोई सूरह फलक नास या कोई और दुआ जो हदीस में आती है कि हर वक्त इंसान नहीं पढ़ सकता, उसको फोल्ड करके लगा के उसको गले में पहन लिया, तो ये शिरक नहीं है, बल्कि तो अल्लाह पर यकीन है, हमारा तावीज़ पर यकीन है। उस तावीज़ के अंदर जो अल्लाह का कलाम है, असल बिलीव उस पर है। और ये सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन में बड़ी तादाद से इस अमल का सबूत मिलता है। लोग समझते हैं शायद हदीस में नहीं आता, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश करते हैं कि जी कुछ लोग मुसलमान होने आए थे, तो आपने सबको बैत कर लिया, एक को बैत नहीं किया, उनके गले में तावीज़ था, तो वो लोग मुसलमान होने आए थे, तो उसने जो तावीज़ पहन रखा तो कुरानी आयत का नहीं था। तो ये फ़र्क ध्यान में रखें, जो कुरानी आयत के हदीस के दुआओं के तावीज़ हैं वो फ़र्ज नहीं पहनना, लेकिन अगर कोई पहनता है शिफा के लिए तो उसकी इजाज़त है, उसको बिल्कुल पहना जा सकता है, उसमें शिरक नहीं होगा। तो नज़र से बचने की दुआ सूरह फलक, सूरह नास, आयतुल कुर्सी, ये तीनों चीज़ें। और अगर कुछ ज़्यादा बीमार महसूस कर रहा है, सूरह मुज़म्मिल भी 7 बार कर लें। एक ख़ास तरीका बताता हूँ, इन तमाम चीज़ों को 7-7 बार पढ़ के, सूरह मुज़म्मिल, सूरह फलक, सूरह नास, आयतुल कुर्सी, पानी में दम कर लें और इसकी स्टीम लें। तो जिस्म में अगर कोई जादू, जिन्नात, नज़र बद के जो असरात होते हैं, आपको महसूस होगा कि जब भाप अंदर जाएगी तो देखते देखते आपको एकदम रिलैक्स फील होगा कि आपके अंदर से वो चीज़ें निकल लें, झुलाई हो रही है, उसके ज़रिए से निकल जाएगा। दूसरी इन्हीं आयत को पढ़ के आप एक स्प्रे भी बना के रख लें कि जिस तरह वो या तो अर्क गुलाब पे पढ़ के रख लें, नॉर्मल पानी पे रख लें, तो अपने ऊपर इसको स्प्रे करते रहा करें वक्तन फ़वक्तन। तो उससे ये होता है कि उसकी बरकत से भी जिस्म पे, कभी बालों पे नज़र लग जाती है, अक्सर लड़कों के भी लगती है, लड़कियों की भी लगती है, बाल झड़ने लग जाते हैं, गिरने लग जाते हैं। तो इन चीज़ों को पढ़ के दम करें या भांप लें तो अल्लाह ने चाहा नज़र ख़त्म होगी, चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। बेशक। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप लोगों को अर्के गुलाब की महक बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद होती, आप लोग ज़ाफ़रान का जो अर्क है वो भी निकाल के उसके ऊपर भी ये दम दुरूद करके अपने ऊपर छिड़क सकते हैं। आप यकीनन आपको अफाका होगा। जी उनसा जी, कैंसर पे आते हैं। कैंसर वालों की शादी के काफ़ी चांसेस हैं। जिन लोगों की शादी के इश्यूज़ चल रहे थे वो प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगे। अगर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो पैचअप हो जाएगा कैंसेरियंस का। अच्छा, ट्रैवल नज़र आ रहा है कैंसेरियंस का, वर्क रिलेटेड ट्रैवल है। और उसके साथ साथ अगर आप किसी सेल्स, मार्केटिंग या इस तरह के कोई कम्युनिकेशन वाले उसमें हैं, फील्ड में हैं, तो आपके लिए कामयाबी कैंसर वालों के लिए मिल सकती है। कैंसर के बाद है लियो, और लियो वालों के लिए नज़र आ रहा है कि रिलेशनशिप में डबल माइंडेड, इंडिसाइसिव नज़र आ रहे हैं। और हो सकता है घर में पार्टनर के साथ या बहन भाई के साथ या किसी के साथ आपका छोटा मोटा कोई झगड़ा हो सकता है। और दूसरा ये है कि विश कम ट्रू, कि कोई भी आपकी ख्वाहिश ऐसी है
काम से रिलेटेड, बिज़नेस से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड आपकी ख्वाहिश जो है वो इस हफ़्ते ज़रूर पूरी होगी। अगर कहीं जॉब अप्लाई की है तो वो भी मिलने के काफ़ी चांसेस नज़र आ रहे हैं। अच्छा मुफ्ती साहब आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि हमारी कॉलर है आसिफा उनका नाम है, एबटाबाद से, उन्होंने अभी कॉल की थी। वो ये जानना चाहती हैं कि इस्तिखारा करने का सही तरीक़ा क्या है। इस्तिखारा क्या आप ख़ुद भी कर सकते हैं जी, या इस्तिखारा मतलब किसी मुफ्ती साहब से ही कराना चाहिए? सबसे पहले तो इस्तिखारा खुद कर लेना चाहिए। सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि इंसान खुद के मैटर्स होते हैं, तो जितना सिंसियर इंसान खुद अपने साथ होता है दूसरा नहीं हो सकता। दूसरी बात ये कि चलें अगर घर को कोई बड़ा या किसी आलिम से करवाना चाहें उनसे भी करवा सकते हैं। और तीसरी बात है कि इस्तिखारे के तरीके क्या हैं। एक तो जो हदीस पाक में दुआ आती है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका व कुदरतिका, पूरी दुआ है। उस दुआ को पढ़ के 2 नफिल पढ़ के जो दुआ करते हैं, अल्लाह पाक जो भी बेहतर हम पर वो मामला खोल दें। और इसके अलावा कुछ सिंपल से तरीके बता देता हूँ जो बुजुर्गान दिन उलमाए दिन फरमाते हैं, जो कुरान सुन्नत की रोशनी में ही है। कि एक तरीका ये है कि 2 रकात नमाज नफिल पढ़ें और उसमें पहली रकात में जब इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर पहुँचें तो वहाँ पे फोकस करने अपने उस काम को कि उस काम का करना बेहतर है नहीं बेहतर, तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम को रिपीट करना शुरू कर दें। अगर बेहतर होगा, ओके होगा, तो राइट साइड पे थोड़ा सा बॉडी मूव करेगी या हैवीनेस फील होगी। और अगर बेहतर नहीं होगा तो लेफ्ट साइड के ऊपर फील होगी कि भाई कोई हैवीनेस आ रही है, बॉडी मूव कर रही है, तो यहाँ पे लेफ्ट पे हो जाए तो समझे वो चीज़ ना करें। ये है फ़ौरन अर्जेंट जो इस्तिखारा इसको कह सकते हैं इमरजेंसी में, कि फौरी तौर पर हमें जवाब चाहिए, और ये खुद ही करें। खुद करें। तो जो पढ़ने वाले पढ़ेंगे तो उस तरह पढ़ते पढ़ते उनको फील हो जाएगा कि भाई अगर काम अच्छा है, शादी रिश्ते के बारे में, कारोबार के बारे में, तो अगर यहाँ पे लाइट फील हो रहा है या बॉडी मूव कर रही है तो समझे कि वो काम कर लें, ओके। अगर लेफ्ट की तरफ जा रही है तो वो समझे कि मुनासिब नहीं है। 2-3 दिन कर लें, 2-3 दफ़ा कर लें। इसी तरह एक आयत है सूरह ज़िलज़ाल की आखिरी आयत है, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। इसको 41 मरतबा रात को सोने से पहले पढ़ लें और काम का अल्लाह से दुआ कर लें कि अल्लाह इस काम के बारे में मेरे लिए जो भी बेहतर हो वो ख्वाब के ज़रिए या मेरे दिल के ज़रिए मुझे बता दें, तो इंशाअल्लाह इस पर इस्तिखारा आ जाएगा और इंसान को क्लियर हो जाएगा क्या करना चाहिए। अच्छा इस्तिखारे के अंदर हमें ख्वाब आएंगे? ख्वाब ज़रूरी नहीं, लोग समझते हैं ख्वाब ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद असल सेटिस्फेक्शन है कि आपको सेटिस्फेक्शन हो जाती है, मुतमईन हो जाते हैं कि ये काम मुझे करना है या नहीं करना, कन्फ्यूजन दूर हो जाती है। या आपके रास्ते बन जाते हैं कि अगर वो काम बेहतर है तो आपके वहाँ रास्ते बनते चले जाएंगे, बेहतर नहीं होगा तो उसमें रुकावटें आ जाएंगी, वो काम नहीं हो पाएगा। तो ये दर हकीकत प्रैक्टिकल उसका जवाब होता है अल्लाह की तरफ से कि ये काम बेहतर नहीं था, तो ना चाहते हुए भी वो काम हमारा अगर रुक गया तो समझें कि वो अल्लाह की तरफ से बेहतर नहीं था, और अगर बेहतर हो तो अल्लाह पाक उसी तरफ रास्ते बना देते हैं। ओके जी उनसा। वर्गो वालों के लिए जो एनर्जी नज़र आ रही है इस हफ्ते की, शादीशुदा, एक तो शादी का कार्ड आया है, वर्गो वालों के शादी के मसले मसाइल दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो अपनी शादीशुदा लाइफ को थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर कहाँ पे इम्बैलेंसिंग है, प्रॉब्लम्स हैं, वो थोड़ा सा आपको गौर करना है कि कहाँ पे कमी है, कहाँ पे कमी बेशी है, तो उसको आपने सही करना है। वर्गो वालों के लिए काम के हवाले से कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ रुकावटें, कुछ डिलेज़ नज़र आ रहे हैं और कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो आपको धोखा दे सकते हैं, चीट कर सकते हैं, फ्रॉड कर सकते हैं। तो आपको ऐसे लोगों पे जल्दी ट्रस्ट नहीं करना है अपने कारोबारी लिहाज से। वर्गो के बाद है लिब्रा, और लिब्रा वालों के लिए जो है वो रिलेशनशिप में अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, परेशानियां देखी हैं, बहुत तकलीफ़ें देखी हैं, या आपकी शादी नहीं हो पा रही है, तो वो एंड ऑफ साइकिल हो रहा है, वो परेशानियों वाला जो एक फ़ेज़ है वो उसमें से आप निकलते हुए नज़र आ रहे हैं और एक अच्छा वक्त जो है वो स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। कैरियर और बिज़नेस में कन्फ्यूजन रहेगी लिब्रा वालों के लिए, डबल माइंडेड रहेंगे, क्या करना चाहिए। हो सकता है 2 ऑप्शंस आपके सामने हों और आप सोच रहे हों कि मुझे कौन सा ऑप्शन मेरे लिए बेहतर है, कौन सा बेहतर नहीं है। शिजरत की कॉल थी, उनकी आवाज़ यहाँ तक नहीं पहुँच पाई, लेकिन उनका सवाल है कि उनकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी है और छोटी बहन की शादी नहीं हो पा रही है और बड़ी बहन की शादी में बहुत मसाइल हैं। सूरह यासीन की आयत नंबर 36, सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ु व मिन अनफुसिहिम मिम्मा ला यअलमून। हर नमाज के बाद आयत का नंबर भी 36 है। इस आयत को अगर हर नमाज के बाद 36 बार पढ़ा जाए तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह पाक बहुत जल्द रिश्ता करा देंगे इंशाअल्लाह जी। और जिनकी शादी में मसला है वो, हाँ, उन दोनों के लिए कह रहा हूँ जिनकी शादी में मसला है। शादी का मसला क्या होता है? शादी हो चुकी है जी, बड़ी बहन की शादी हो चुकी हाँ, है, जिनकी शादी हो चुकी है तो उनके लिए ये कि वो या लतीफ़ु या वदूदु, वो रहना नहीं चाहती और वो ख़त्म ही नहीं हो पा रही है। अच्छा अजीब, तो इसका क्या वजीफा बताता हूँ, ये रहना नहीं चाह रही और शादी ख़त्म, मतलब वो तलाक नहीं दे रहे, हाँ, और वो भी नहीं रहना चाहती। अच्छा, तो उस सूरत में जाहिर सी बात है वो तो प्रोसेस हुई तलाक वाले, लेकिन फिर भी एक बता देता हूँ कि अगर हक़ में बेहतर नहीं तो उसके लिए वो या
हस्बी अल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला निअमल नसीर, ये ईशा की नमाज़ के बाद 41 मरतबा पढ़ के दुआ करें तो इंशाल्लाह इनकी मदद होगी। अल्लाह पाक ने चाहा तो वो कोई मामला रास्ते निकल आएंगे इंशाल्लाह। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पे हॉरोस्कोप और वज़ाइफ का एक सिलसिला चल रहा है, लेकिन मैं एक चीज़ आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये है कि हम लोग बहुत जल्द किसी को देखते हैं या किसी के बारे में कोई ख़बर सुनते हैं और अपने दिमाग में ही हम एक उनकी तस्वीर कशी कर लेते हैं और फिर सोचते हैं कि यार वो इंसान ऐसा ही होगा। और ये ज़्यादातर यंगस्टर्स में ये चीज़ पाई जाती है। हमारे साथ अफीफ़ा इमरान मौजूद है। अफीफ़ा, आप अभी एक यंग लड़की हैं और अभी आप एक स्टूडेंट भी रह चुकी हैं, पढ़ भी रही हैं, आपकी भी दोस्तें होती होंगी। आपके ख्याल से ये क्यों होता है? हम पहले से लोगों को जज क्यों कर लेते हैं? जी, ये इसी वजह से कि जो है आजकल हमारे मुआशरा सोसाइटी ऐसी बन गई है कि हम लोगों के अपने ऐप के बजाय हम लोगों के ऐप देखने की कोशिश करते हैं बहुत जल्दी कि उसमें क्या बुराई है, और बहुत जल्दी हम किसी को भी देख के उसको इस तरीके से जज कर लेते हैं कि ये इसकी इमेज, मतलब उसकी एक इमेज बना लेते हैं अपने दिमाग में, और फिर उसी वजह से हम उसके साथ रूड हो जाना, मतलब बिहेवियर हमारा जो कि बिल्कुल गलत है। सूरह अहज़ाब में तो सख्ती से इस चीज़ के बारे में मना किया गया है कि दूसरों के ऐब मत तलाश करो, उन पर पर्दा रखो और दूसरों के तजस्सुस में ना पढ़ो कि दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है। हमें सबसे ज़्यादा आजकल क्यूरियोसिटी क्या होती है कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है आजकल, कि इसकी शादी हो रही है, अच्छा ये हो रहा है वो हो रहा है, मतलब मुस्तकिल क्यूरियोसिटी होती है। और अगर आपको गलती से किसी का कोई ऐब मालूम हो भी गया है तो आप उस पर पर्दा रखने की कोशिश करें। आजकल ऐसा होता है कि हमारी सोसाइटी में आपने देखा बुलिंग कितनी आम हो गई है। हम बोलने से पहले सोचते नहीं है कि हम अगले की दिल आज़ारी तो नहीं कर रहे। मजाक में भी हम कभी ऐसा होता है, ऐसी बातें कर देते हैं कि अगले को बुरा लग जाता है, अगले की वाकई में दिल आज़ारी होती है। ये भी चीज़ होती है फीफा, बगैर किसी को जाने, बगैर किसी से बात किए हम उनकी एक तस्वीर अपने दिमाग में क्रिएट कर लेते हैं और हम सोचते हैं कि इनकी शख्सियत शायद ऐसी होगी और दूसरे के ऐप देख के हम अपने आप को सही कर हम बोलते हैं कि हम शायद बहुत परफेक्ट हैं, कि हम तो ऐसे हैं। हम लोग अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग अपनी तारीफ़ें बयान कर रहे होते हैं कि हम लोग तो ऐसे, हम तो ऐसा नहीं करते, लोग दूसरे को बोल रहे होते हैं कि यार ये तो ऐसा है, तो देखो ऐसा है। मतलब इंसान को अपनी पहले गलती देखनी चाहिए कि आप क्या हैं, कि आपके कौन से गुनाह कम है अपने लिए। और जब आप दूसरों के गुनाह देखते हैं या दूसरों की कोई ऐब या बुराई देखते हैं और अपने आप को उनसे बढ़तर समझते हैं तो आपके अंदर एक ज़रा सा अंसर गरूर का पाया जाता है जो कि हराम है और आप मिट्टी से बने हैं हमारी तरह, आपको गरूर सूट ही नहीं करता। सही कह रहा हूँ मुफ्ती साहब? बिल्कुल 100% श्योर जी, है ना, गुरूर का सर नीचे, गुरूर का सर भी नीचे। और जहाँ ज़ाहिर दूसरों को इंसल्ट करना है, दूसरों को वायरल करना चीज़ों को, ये दूसरों को कमतर महसूस करना अपने दिमाग में भी मेरे ख्याल से, आई थिंक वो भी एक बहुत ही गलत बात है। ऐसे ही है। अच्छा, आइए उनसे की तरफ। जी, स्कॉर्पियो की बात करते हैं। स्कॉर्पियो वालों के लिए कोई गुड न्यूज़ आने वाली है इस हफ्ते, और स्पेशली जॉब से रिलेटेड या बिज़नेस से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। कोई ऐसा दोस्त जिसके साथ आपका कांटेक्ट ख़त्म हो चुका है तो वो उनका कोई मैसेज या कॉल भी आ सकती है या वो आपसे मिलने भी आ सकते हैं। उसके अलावा स्कॉर्पियो के बाद है सेजिटेरियस वालों को अपनी रिलेशनशिप लव लाइफ में पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, सब्र की ज़रूरत है, सब्र की बहुत कमी है। जल्दबाजी करते हैं, इस वजह से गलत फ़ैसले ले सकते हैं, तो आपको पेशेंस रखना है। आपका कैरियर बिज़नेस जो है इस हफ्ते छाया रहेगा और बिज़नेस में जो है मुझे सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है सेजिटेरियस वालों के लिए। सेजिटेरियस के बाद है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन वाले इस हफ्ते रोमांटिक वीक नज़र आ रहा है कैप्रिकॉन वालों के लिए। अपने ख़ुद को भी जो है वो टाइम देने की ज़रूरत है, अपनी केयर करने की भी ज़रूरत है, अपने आप को ग्रूम करें, खुद को टाइम ज़रूर दें। उसके अलावा जो है वो कैरियर की बात करें तो कुछ न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है। कोई ऐसी चीज़ जो आप खुद करना चाहते हैं, दिल से करना चाहते हैं, कोई ऐसी क्रिएटिविटी है जो आपके दिल में आपकी कोई ख्वाहिश है वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है कैप्रिकॉन वालों की। कैप्रिकॉन के बाद है एक्वेरियस, और एक्वेरियस वालों के लिए थोड़ी सी स्लो एनर्जी रहेगी लव लाइफ रिलेशनशिप में। जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो शायद थोड़ी पूरी नहीं हो रही हैं, इस वजह से आप थोड़ा फ्रस्ट्रेशन का, एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं। फिर कैप्रिकॉन वालों का जो काम है वो उसमें थोड़ी स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन आप अपने काम से प्यार करते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा डेडिकेशन नज़र आ रही है और बहुत दिल से आप अपना काम करते हैं। कैप्रिकॉन के बाद है एक्वेरियस, और एक्वेरियस का जो मुझे नज़र आ रहा है कि एक तो ट्रैवल होगा, दोस्तों के साथ कहीं ट्रैवल कर सकते हैं आप,
उसके अलावा फैमिली का ट्रैवल भी हो सकता है, शादी में कहीं शिरकत भी कर सकते हैं, सेलिब्रेशन खुशियों का टाइम है, आपकी अपनी शादी के भी काफ़ी ब्राइट चांसेस हैं। फिर एक्वेरियस वालों का कैरियर में भी मुझे लगता है किसी के साथ अगर आप पार्टनरशिप पर काम करें, बिज़नेस करें तो आपके लिए कामयाबी हो सकती है। कोई ऐसे अगर कुछ काफ़ी लोग जो हैं वो जॉबलेस हैं, इस हफ्ते एक्वेरियस वालों को कोई अच्छी ज़बरदस्त सी जॉब मिलती हुई नज़र आ रही है। एक्वेरियस के बाद जो लास्ट ज़ोडिएक साइन है पाइसेस, पाइसेस आप लोगों को कोई पुरानी मेमोरीज़ आपके माइंड में आप याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई पुराने दोस्त हैं या कोई पुराना पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा इस हफ्ते याद आएगा और आप थोड़ी सी आपकी सैड एनर्जी है उसको याद करते करते आप थोड़ा सा अफसोस करेंगे या दुख में मुब्तला भी हो सकते हैं। काम के हवाले से बहुत अच्छी एनर्जी है, आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, आपका कैरियर ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत करते हैं पाइसेस वाले और उसका आपको जो है आपके जो भी गोल्स हैं इस हफ्ते वो आपको अचीव हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक सवाल भेजा है फराह साहिबा ने। 8 अक्टूबर इनकी डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा। और इनको ख्वाब में सांप नज़र आते हैं। ओह माय तो गॉड। उनसे आपसे सवाल है कि इसकी क्या वजह है। ऑफ कोर्स मुफ्ती साहब से वजीफ़ा भी इन्होंने पूछा है, लेकिन पहले उनसा से पूछ लेते हैं। सांप उनको नज़र आता है ख्वाब में, मतलब वो कह रही है कि जब भी मैं सोती हूँ। अच्छा, सांप जो है वो दुश्मन को भी कहते हैं कि दुश्मन है कोई या आपकी कोई बुराई करता है या आपको आपसे हसद कोई करता है, कोई जेलस है, उसकी भी इंडिकेशन होती है, उसके बारे में भी इशारा होता है। अच्छा, मुझे नज़र आ रहा है कि ये किसी स्ट्रेस में मुब्तला हैं, कोई बर्डन है जिनको उन्होंने अपने सर पे सवार कर लिया है, अपने ऊपर हावी कर लिया है और उसकी वजह से भी ऐसे ख्वाब आ सकते हैं। अच्छा, मतलब वैसे कोई प्रॉब्लम आपको नज़र नहीं? प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही मुझे, ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से ऐसे ख्वाब नज़र आ रहे खुद ही से तारीख है। जी, तारीख किया हुआ है। जी जी, ऐसे लोग जिनको बदख्वाबी होती है और डरावने ख्वाब नज़र आते हों तो उसमें सोने से पहले 3 मरतबा सूरे फील, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील अरसल अलैहिम तयरन अबाबिल तरमीम बिहिजारतिन मिन सिजील फजअलहुम काफ़ी माक़ूल। ये कम से कम 3 मरतबा पढ़ के सो जाया करें। ये वैसे तमाम दुश्मनों से बचने के लिए भी है ना, कि जो आपके पीछे दुश्मन लगे हुए हों तो इसके अंदर बड़े अच्छे वर्ड्स आते हैं, तो उसको अच्छी नीयत से पढ़े कि भाई कोई भी अगर मेरा दुश्मन है किसी किस्म का तो अल्लाह पाक उसमें जिन्नात में भी इंसानों में से जो भी उसको उससे दूर कर देंगे, उसके शर से महफूज रहेगा। इसका जो ख़ास जुमला था अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील, कि क्या हमने उनकी तदबीरों को, उनकी प्लानिंग को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर दिया, तो उससे बड़ी बड़ी प्लानिंग जो आपके ख़िलाफ़ साजिशें हो रही थी सब खत्म हो जाती हैं। इसका वैसे भी विरोध रखना चाहिए और सोने से पहले पढ़ लें तो इंशाअल्लाह इस तरह के डरावने ख्वाब नज़र नहीं आएंगे। बाकी जो सांप का मसला है, सही कहा इंसान है कि वो जिन्नात और दुश्मन इनकी तरफ इशारा होता है, जिन्नात की तरफ भी। जी जी, उसकी तरफ, क्योंकि बड़ा दुश्मन होता है वो। बाकी छोटे मोटे छिपकलियाँ वगैरह जो होती हैं वो कमज़ोर दुश्मन, लेकिन सांप जो ज़रा बड़ा दुश्मन, उसकी तरफ इशारा मिलता है इससे। ख़वातीन और हज़रात, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाएगा, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। और हाँ, अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कॉल करके अपने सवाल का जवाब जान सकते हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू द मॉर्निंग स्टार। आप लोग हमारा इस वक्त शो देख रहे हैं और इस वक्त हम बात कर रहे हैं वज़ाइफ की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। हमसे एक और सवाल पूछा है ताहिर साहब ने फ्रॉम गुजरावाला। कहते हैं कोई भी काम शुरू करता हूँ तो करते वक्त मेरी एक तो एनर्जी वगैरह हाई होती है, लेकिन आज तक उनके करियर को तकरीबन 19 साल का वो हो चुका है। नौकरी करें तो ठीक था, बिज़नेस 3 शुरू कर चुका हूँ और नाकाम रहा हूँ, क्या वापस नौकरी की तरफ चला जाऊँ? जी देखें, बात सारी है कि बिज़नेस का लफ्ज़ तो बहुत छोटा सा है और समझने में भी है कि बसा औक़ात इंसान जज्बाती होकर बिज़नेस शुरू कर देता है, जो लगी अपनी जमा पूंजी होती है वो भी डुबो देता है। एक्सपीरियंस हर चीज़ में ज़रूरी है। तो बेहतर ये है कि अगर आपको लॉसेस हो रहे हैं और 3 दफ़ा नुकसान उठा चुके हैं तो अच्छी जगह में जॉब कर लें, अपना पैसा ना डुबोएं। बाकी कामयाबी के लिए उसके अंदर अल्लाह पाक से एक जो वजीफ़ा जो जन्नत के अर्श के ख़जानों में से अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया, हम उसको मजाक में ला हौल पढ़ के छोड़ देते हैं कि शैतान को भगा दो, लेकिन ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये बड़ा पावरफुल वजीफ़ा है। तो इस वजीफ़े को दिन में 3 से 13 बार ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इसको पढ़ लिया करें। और अगर इससे आगे एक छोटा सा जुमला और भी शामिल कर लें तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ला मलजा वला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैह, कि अल्लाह के सिवा कोई ठिकाना, कोई मददगार नहीं है।
वरना सिर्फ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अगर इसका भी रखते हैं 313 बार पढ़ते हैं, कारोबार जॉब कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए इंशाल्लाह पावरफुल है, काम आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा, हमारी एक और व्यूअर है, फातिमा अमीर नाम है उनका, अच्छा, और उन्होंने पूछा है कि उनकी शादी कब होगी। शादी कब होगी? हाँ, फातिमा उनकी- का नाम। जी, 4 अप्रैल उनकी तारीख़ पैदाइश है। ओके, देखिए अभी थोड़ी सी डिले नज़र आ रही है, 2 साल का अरसा, 2 महीने या 2 साल में उनकी इंशाल्लाह शादी हो जाएगी। लव मैरिज या अरेंज, ये भी पूछा है। लव मैरिज, क्यों आजकल आपको पता है आजकल तो ये चीज़ बहुत कम है। अरेंज मैरिज के ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं। अरेंज मैरिज के। अच्छा, जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही उनके लिए क्या वजीफा है, जो अभी आपने पहले बताया था वही? वो भी दूसरा ही बताया था। वैसे आपने लव मैरिज का लफ्ज़ कहा ना, जी। तो देखिए इस्लाम तो पसंद ये करता है कि हमने उसका लव का लफ्ज़ थोड़ा सा गलत इस्तेमाल कर लिया, वरना इस्लाम में तो है ही कि पसंद की शादी की जाए, कि लड़के की पसंद हो लड़की की पसंद। हाँ, उसके अंदर मैचिंग होनी चाहिए, तो दोनों इक्वल स्टेटस के होने चाहिए, तो क्योंकि उन्हीं को लाइफ गुजारनी है, तो असल उन दोनों की पसंद ज़रूरी है। पढ़ाई में तालीम में उनका स्टेटस इक्वल होना चाहिए। बाकी या जामिउ, मेरी वालदा साहिबा अक्सर लड़कियों को बताया करती थी ईशा की नमाज़ के बाद 500 मरतबा पाबंदी से या जामिउ पढ़ो, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द रिश्ता हो जाता है। तो जब तक नहीं हो रिश्ते को पढ़ते रहे, अल्लाह ने चाहा अच्छा रिश्ता होगा इंशाल्लाह। अच्छा रिश्ता होगा। अच्छा, ये एक तस्नीम किरण साहिबा है, उन्होंने कहा है कि मुझे उनको ये इस बात पे यकीन तो नहीं कि उन पे कोई जादू वगैरह हुआ हुआ है, लेकिन वो कहती हैं कि मेरे घर से बार बार कहीं ना कहीं से कीलें मिलती हैं, या कहीं ना कहीं से कुछ एक उनके तकिए में से उन्हें कीलें मिलते हैं, कीलें उन्हें बहुत नज़र आती हैं और मिलती हैं जगह जगह पर। और उनको यकीन हो ना हो, देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसे होते हैं पेशेंट यकीन नहीं करता जी मुझे ये बीमारी है, लेकिन बीमारी होती है ना, तो उसका यकीन करना ना करना अलग है। लेकिन ये घरों में जादू टूने होते हैं, उसके लिए सूरह ज़िलज़ाल, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, ये पूरी सूरह ज़िलज़ाल को 41 मरतबा पढ़ के पानी में दम करें, पानी का पूरा घर में छीरा दें, रेगुलर 1 हफ्ते 2 हफ्ते करें। तो घर में अगर किसी ने जादू टूना करके फेंका होगा, कीलें या छोटी छोटी गुड़ियाँ हैं वो पुतले के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो इंशाल्लाह मौकिलों के ज़रिए से वो चीज़ें सारी बाहर फेंक दी जाएंगी, घर जादू टूने से पाक हो जाएगा इंशाल्लाह। सदफ खान का मैसेज है कराची से, इनकी उम्र तकरीबन 67 ईयर्स की ये है। उर्दू में कितने कहते हैं 67? सड़सठ साल की बात है। माजरत के साथ उर्दू की गिनती मुझे अभी तक नहीं आती, मुझे आई थिंक 65 तक आती है, 65 के बाद नहीं आती, 65 के बाद क्या आता है 66, 50 तक मुझे भी आती है, उसके बाद कहाँ बात है। खैर 69 और फिर 70, बिल्कुल। सदफ खान साहिबा कह रही है कि मेरी 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, लेकिन मैं सारी ज़िंदगी इनको पढ़ाते हुए इनके लिए तगदो करते हुए गुजर गई, लंबा काफ़ी लिखा हुआ करते हुए गुजर गई, लेकिन मेरे बच्चों का मेरे साथ सलूक अच्छा नहीं है, ना मेरे कहने में है, मेरी इज्जत नहीं करते, मेरी बात नहीं सुनते, जबकि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इनको पढ़ा लिखा के इनके अपना घरों में करा दी, अपनी बेगमात और शोहरों के कहने में है। इसके लिए कोई वजीफ़ा? सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन, जो सवारी और सफ़र की दुआ है, ये ईशा की नमाज़ का 41 मरतबा पढ़ लिया करें, सबका तसव्वुर करके दम कर दिया करें, खाने पीने की चीज़ों पे दम कर दिया करें, पाबंदी से करें, और अपने रवैये को भी चेंज करें। देखें बड़ों के कभी रवैये भी नहीं बड़े ज़्यादा हो जाते हैं, वो चाहते हैं बस वो बच्चा जो 2 साल में उसका रवैया था, अब वो 40 साल का हो गया, शादीशुदा हो गया, भी उसी तरह का रवैया उनको अपने उनकी बीवी के सामने डांट देना, बच्चों के सामने डांट देना, तो उसकी वजह से खिंचाव आ जाता है। तो बड़ों को भी चाहिए वक्त के साथ साथ अपने रवैये को चेंज करो, तो बच्चे खुद बहुत मोहब्बत करने लगेंगे। कितनी सही बात है। हम लोग हमेशा ही कहते हैं कि हमें बड़ों की इज्जत करना चाहिए, और उसके साथ साथ हम ये कहना भूल जाते हैं कि आप छोटों का भी एहतराम करें। देखिए, इज़्ज़त एक 2 तरफ़ा ट्रैफिक होता है, एक तरफ़ा नहीं होता। आप इज़्ज़त देंगे तो आपको इज़्ज़त मिलेगी, और एक वक्त यकीनन ज़िंदगी में ऐसा आता है कि जब जो बच्चे हैं आपके, वो आपके दोस्त बन जाते हैं। बच्चों में और वालिदैन में जब एज गैप, जब सारे अडल्ट हो जाते हैं, तो ऑफकोर्स वो बच्चे तो नहीं रहते, आपकी फीलिंग उनके लिए वही होगी, लेकिन अडल्ट उनकी अपनी एक ओपिनियन है, ज़िंदगी गुजारने का एक तर्ज़ है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अफीफ़ा से मैं पूछूँगा, अफीफ़ा आप अभी यूथ को रिप्रेजेंट करती हैं, आप मुझे एक बात बताएं, आपका क्या ख्याल है जो हमारी जो नौजवान नस्ल है वो अपने वालिदैन के साथ उनका रवैया क्यों उस तरह का हो जाता है, तल्ख हो जाता है बात करने में? मैं खुद काफ़ी दफ़ा इस तरह देखता हूँ, इनफैक्ट कि इतनी बुरी बात है, टीवी ड्रामों में इस तरह की चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए। अम्मी आ रहा हूँ ना, अरे किया तो था फ़ोन, एक तो ये टोन ही हम आई थिंक टीवी से सिखा देते हैं। इसकी क्या वजूहत है? मुझे ऐसा लगता है कि आजकल हम लोग अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं कि हमारे घर पे रहते हुए पेरेंट्स की हमें कदर नहीं होती। कि पेरेंट्स जाहिर सी बात है, एक जो अम्मी तो ख़ास तौर से आगे पीछे घूमना, मुस्तकिल खाना खा लो, ये कर लो हर वक्त, तो हमें उनकी कदर उस टाइम पे नहीं हो पाती। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब वो हमारे साथ नहीं होते तब हमें फ़ील होता है कि हमारा कोई दोस्त नहीं है, हमारे साथ कोई सिंसियर नहीं है सिवाय हमारे माँ बाप के। मुश्किल वक्त में हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ माँ बाप और फैमिली खड़ी होती है, जो हमारी इमीडिएट फैमिली होती है। और
इसका तो ये है कि मतलब बाप अगर नाराज़ होता है तो अल्लाह पाक की नाराज़गी बाप की नाराज़गी में, बाप अगर खुश होता है तो अल्लाह पाक खुश होते हैं, माँ के कदमों में जन्नत है, कितनी बड़ी बात है इसमें। तो ये है कि सबसे बड़ा मसला मुझे लगता है सोशल मीडिया, उसमें हम लोग बहुत बिज़ी हो गए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने अपने दोस्त बाहर इतने बना लिए हैं, तो पेरेंट्स को भी ज़रूरत है कि वो अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाएं, उनसे बात करें कि मतलब बच्चे बाहर दोस्ती ढूंढने के बजाय ना अपने पेरेंट्स में सबसे पहले वो एक सिक्योर फ्रेंडशिप ढूंढें कि वो हर बात आके अपने पेरेंट्स से एग्जैक्टली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बीच में, तो उससे बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा पेरेंट्स के साथ इंशाल्लाह। एक और मैं आपको बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ ख़वातीन और हज़रात ये समझाता हूँ, कोशिश हमारी यही रहती है कि आपका दिमाग हम लोग जितना मॉडर्न और खोल सकें उतना आपके दिमाग को हम उतना अपग्रेड करें। देखिए, आप लोगों ने एक तालीम हासिल की है और एक हद तक तालीम हासिल की है, आप अपने बच्चों को आला तालीम हासिल करा दे तो आपने खुद ही उनके दिमाग को, उनकी अपब्रिंगिंग को, उनके ब्रेन को एक और लेवल पे पहुंचा दिया। अब जब वो आगे का सोचने लगे तो आप लोग चाहते हैं कि आपसे ज़हनी हम आहंगी हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने खुद ही एक चीज़ में मोटर लगा के उसको आगे का एडवांसमेंट कर दिया और आप चाह रहे हैं कि आपसे उनका जहन मिले। इसके लिए बहुत ही पते की बात आपको बता रहा हूँ, जिस तरह आपके बच्चे आजकल के दौर की तालीम हासिल कर रहे हैं, आप भी आजकल के दौर के हिसाब से अपग्रेड हो ताकि आपकी और आपके बच्चों की ज़हनी हम आहंगी हो। क्योंकि बहुत सारे इस तरह के हमारे तबके हैं जो कि ऑफकोर्स काम करते हुए ज़िंदगी गुजर जाती है और बच्चों को बहुत आला तालीम देते हैं और फिर उन आला तालीम याफ्ता बच्चों के फ़ैसले आप ख़ुद करते हैं जिनकी लिमिटेड तालीम और लिमिटेड एक्सपोजर और लिमिटेड तजुर्बा है। देखिए, आपकी जो मोहब्बत है आपके बच्चों के लिए, आपकी औलाद के लिए, उसको कोई डाउट नहीं कर रहा, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक चीज़ सोचिए, एक तालीम आला तालीम याफ्ता जो दिमाग है, जो अप्रोच है, वो कुछ और होगी और आपकी कुछ और होगी। तो जब अपने बच्चों को आपने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है, पढ़ाया लिखाया है, अगर उनकी सोच आगे की है, फॉरवर्ड थिंकिंग है, मॉडर्न थिंकिंग है, तो आप उनका साथ दीजिए, बल्कि आप उनके साथ साथ ख़ुद को भी आप मॉडर्न कीजिए, अपने आप को तालीम दीजिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, अफीफ़ा आपका शुक्रिया, उनसा थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ख़वातीन और हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। मंडे को फिर आपके साथ होंगे एक शानदार सा शो लेके। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।